Is she both a signing rapper? The champ is here. Is she Patel? Education lab. Yeah. Swapnil Patni. Come on. Hey Hopley. Hey Chintu. स्वप्नील मेरा नाम, मेरे बड़े बड़े फैन हैं। आज जो मैं हूँ मॉम डैड की ये देन है। आईटी का सहारा और एसएम का है साथ। जिंदगी मेरी मैंने कर लिया बात। मेरे लेक्चर सुन लोग सीए बन जाते हैं। मोटिवेशन सुन अपनी जिंदगी बनाते हैं। कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हो, इसका के स्टार माने जाते हो। फाइनल को आप लॉ पढ़ाते हो, उसमें बच्चों को रैंक दिलाते हो। ये हावली कम ऑन। आओ सुनाऊं तुम्हें अपनी कहानी, जहां मैं हूँ स्वप्निल अंकिता मेरी रानी। शुरू की मैंने पुणे से कहानी, खोला 130 सेंटर जिससे निकले हैं रैंकर। सीना मेरा वो चौड़ा कर जाते हैं, लॉ में जब 85 लेके आते हैं। हाँ जी लॉ में जब 85 लेके आते हैं। ए चिंटी You want me to study at home. You want me to study at home. By my pen drive, my CDs. By my pen drive, my CDs. Yeah. अंकिता मेरा बड़ा साथ निभाती है। इंटर को वो लॉ पढ़ाती है, बच्चों को मेमोराइज कराती है, थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब बच्चे खुश हो जाते हैं लॉ में जब हाईएस्ट मार्क्स लेके आते हैं। ये कम खुद की खुदाई और रब की दुहाई है। यूट्यूब में 30 लाख व्यू आई है। एसपी क्लास पूरे देश में छाई है। ये आज देश में छाई है। थोड़ा यूनिक और थोड़ा स्मार्ट हूँ, इसलिए मैं यंग सुपरस्टार हूँ। आओ ना आओ मेरे क्लास में आओ, आके अपना फ्यूचर सीए में बनाओ। ये मैं तुम्हें बड़े मजे कराऊंगा, आंटी का नाम लेके तुम्हें सताऊंगा। हाँ जी सबको सताऊंगा। मजे में तुम पढ़ जाओगे, सीए में अब रैंक लेके आओगे। मेरे कलर बुक अब मेरी पहचान है। नोट्स हाँ जी बच्चों की जान है। स्वप्निल का अब इंडिया में नाम है। हाँ जी क्यों इंडिया में नाम है। हाँ जी इंडिया में नाम है। हाँ जी इंडिया में नाम है। मेरे पास आओ तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा, जीने का अब सहारा बन जाऊंगा। चाह के भी तुम मुझे भूल न पाओगे। ये चाह के भी तुम मुझे भूल न पाओगे। सीए बन के मुझे थैंक्स बोलने आओगे। ये स्वप्निल पत्नी ए ढोकले। Good morning, friends. Okay, let's start, guys. Everybody. So, जो हमने किया एक बार रिवाइज करें। क्या पढ़ा है हमने अब तक बताओ? सर हमने तो वैसे बहुत कुछ पढ़ा है, राइट? यू रिमेंबर व्हाट वी हैव लर्न्ड? चलो बताओ हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहली बात तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है कि डिविडेंड किसको देना चाहिए। याद है ना? पूरा याद कर लो, यहीं पे याद होना चाहिए। घर पे नहीं पढ़ाई कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, किसको देना चाहिए? बस शेयर होल्डर को, बैंकर और उसके ऑर्डर। बिल्कुल सही कह रहे हो। किस में देना चाहिए? कैश में, डिविडेंड वारंट में, काइंड में, बिस्कुट में, फिर किस में देंगे? मतलब हम लोग चेक दे सकते हैं पर पोस्ट डेटेड चेक नहीं। एनईएफटी चल सकता है? चल सकता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, दोस्तों जवाब देंगे। कितने दिनों के अंदर शेड्यूल बैंक में जाएगा? अंदर मैक्सिमम 5 डेज है या 5 दिनों के 5वें दिन पे या 5वें दिन के अंदर? राइट। ओके गाइस, वन मोर क्वेश्चन, बताओ जवाब देंगे? ऑन है, ठीक है। अगला सवाल है, आप जवाब देंगे 30 दिनों के अंदर कहां जाना चाहिए? 30 दिन में शेड्यूल बैंक में शेयर होल्डर के नाम पे डिपॉजिट होना चाहिए। और वो इंसान हौला निकला, उसने लिया नहीं, उसको जरूरत ही नहीं। ही थिंक्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड। टेल मी व्हाट इज दैट? क्या करे इन पैसों का? इट हैज टू बी ट्रांसफर टू
नहीं करूंगा मैं, नहीं मेरी इच्छा नहीं है, तो इंटरेस्ट भरो। ग्रैंड मस्ती भी कोई चीज होती है। बताओ कितने, 12% या 18%? और शेयर होल्डर को नहीं दिया 18%, 7 सालों तक वहां पे रहेगा। कहां पे? और अनपेड से नहीं लिया तो आईपीएफ में जाएगा। 90 डेज वाला भी कोई चीज है। once it is deposited in unpaid dividend account, उसके within 90 days till that person has not encashed, तो क्या करेंगे? It has to be declared on the website itself कि इन लोगों ने अब तक अपना डिविडेंड एनकैश नहीं किया है। दोस्तों अगला सवाल जवाब देंगे? जवाब देंगे। रिजर्व में पैसे डालना जरूरी है या नहीं? डाल सकता हूं क्या? नहीं डालूंगा। 50% डालूंगा, 2% डालूंगा। जो करना है करो भाई, तुम्हारी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बढ़ेंगे बच्चों आगे अगले सवाल के साथ में। आइए दोस्तों बढ़, क्या आ जाओ, बुक का पेज खोलो। कौन सा पेज नंबर कौन सा है? हाँ जी, हम आपसे जैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है डिविडेंड कहां से डिक्लेयर होता है। एक नहीं फ्री रिजर्व नहीं, डिविडेंड कहां से? इस साल का प्रॉफिट, नहीं तो रिजर्व्स, या तो फिर दोनों भी, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छी बात कौन सी है? इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड फ्रॉम दिस ईयर। पर गंदी बात कौन सी है? पहली बात तो इस साल लॉस हुआ है ना, तो डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए। पर आपको अपना इमेज और इज्जत बचा के रखना है। यू कैन यूज द रिजर्व्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, यूज कर सकते हैं आप, करो फिर। तो वो करते समय आपको कौन सा रूल नंबर 1 2 3 4 क्या नंबर उसका? कितने कंडीशंस उसमें? उसकी पहली कंडीशन कल देखी थी, क्या तुम्हें याद है? वो कौन सी कंडीशन थी? आइए उस जगह पे पेज नंबर है 164, वहां पे रोमन 1 हमारा चल रहा था, याद है आपको? अपने चिट्ठी भी लगाई थी वहां पे। बोलो इसका मतलब क्या हुआ? इट शुड नॉट बी मोर देन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यार बोलो जल्दी से। मतलब मैंने पहले साल 10% डिविडेंड दिया, दूसरे साल 20% दिया, तीसरे साल 30% दिया, चौथे साल लॉस हो गया, तो उन तीनों सालों का एवरेज होगा 20%। तो आई शुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड मोर देन। कोई शक है सवाल? कुछ भी नहीं है। बहुत आगे जाएंगे, अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2। पर आपने एक बात भी सुनी थी, क्या लिखा था? However, this rule will not be applicable if the company has not declared dividend in each of the, क्या लिखा है? मतलब जवाब दे दो इसका। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस रूल का उपयोग नहीं करेंगी अगर जिन्होंने साल 1 2 एक भी डिविडेंड दिया ही ना हो। बोल दो यार, उस केस में क्या होगा? उस केस में डिविडेंड देंगे नहीं। हम ये नहीं बोल रहे, हम कह रहे कि ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा रूल? रूल नंबर रोमन 1। मतलब बाकी तीनों के हिसाब से दिया जाएगा। 4 कंडीशन है बॉस। ये पहली वाली कंडीशन सोचने के लिए बाकी तो तीनों एप्लीकेबल हो सकती है ना। हाँ तो बताओ कब वो एप्लीकेबल होंगे? एक बार वापस से रिवाइज करो। जब पिछले साल, उसके पिछले और उसके, मतलब 1 2 3 ईयर में अगर कंपनी ने कोई भी डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं किया होगा, तो रूल 3 का जो रोमन 1 कंडीशन है, रूल नंबर क्या बोलते हैं, रोमन नंबर 2। अब हम देखते हैं, ठीक है ना, कैसे करना है। क्या लिखा है वहां पे? ये जो लिखा ना रोमन 1 पर लिख दो, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम इतना ही दे सकते आप, उससे ज्यादा दे नहीं सकते। रोमन 1 पे लिखो, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। अच्छे से लिखना, आपके पास में मार्कर पेन होना चाहिए, कोई मस्ती नहीं होना चाहिए। जब भी मैं क्लास में बोल रहा हूं हर चीज आपकी किताब पे होना चाहिए। ओके, लिखेंगे रोमन 1 के सामने, ये मैक्सिमम इतना हम लोग दे सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट कहां पे? रोमन 1 कहां पे है? वहां पे मैक्सिमम लिमिट इतना ही हम दे सकते हैं। मान लीजिए अगर तीनों साल का एवरेज 10% है, तो सोचिए जब हमारे पास प्रॉफिट था तो हमने 10% दिया, एग्जाम्पल। अब जब लॉस है, आप ही बताओ क्या 10% से ज्यादा देंगे? जब लॉस होता है तो पहली बात तो कम देना चाहिए। अब जब लॉस ही हुआ है तुम उसमें ज्यादा दे रहे हो, ये तो कोई एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो मतलब आपका डिविडेंड विल नॉट बी मोर देन एवरेज ऑफ, कम ऑन एयर। समझ गए? एकदम प्रैक्टिकल सोचिए। जब प्रॉफिट था तो एवरेज 10% का निकला डिविडेंड का। जब लॉस है तो उससे कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? मतलब पहले तो लॉस में डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज तुमने कुछ काम ही नहीं किया।
अब तुमने देने की मस्ती है तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन एनी केस इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years. एवरीबडी. अब रूल नंबर 2, क्या लिखा है? द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट shall not exceed 1/10 of the sum of its paid up share capital and free reserve as appearing in the latest audited financial statement. अब मैं आपको 2 शब्दों की मीनिंग बताऊंगा. वो क्या बोल रहा है बच्चों? आपके पास जो पेड अप शेयर कैपिटल है, और पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है सर? हम जो इश्यू करते हैं ना, तो उसमें से जो पैसा शेयर होल्डर ने दिया है तो वो पेड अप कहते हैं. तो वो पेड अप, और जो रिजर्व हमारी जमा पूंजी इतने सालों की होगी. मैं आपको पूछता हूं, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे सवालों का जवाब दो, अरे दो ना. देखते क्या हो टुकुर टुकुर? ए चिंटू तो देखना अच्छे से. कितने ढोकले? कितना है भाई ये? क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 2? आपके डिविडेंड की अमाउंट जो है मित्रों, वो कितने से ज्यादा नहीं चाहिए? 150 करोड़ का 10%, 1/10 इसको ही बोलते ना, तो कितना हो गए? द अमाउंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन. पर सर, ओ सर, अगर मान लीजिए आपने रूल नंबर 1 में कहा था कि 10, फॉर एग्जाम्पल उनका एवरेज जो है, कितना है एवरेज? 10% है. ओके, 10%. ओके, सुनो ना, उस 10% की फिगर आ रही है 12 करोड़. 15 करोड़ देंगे या 12 करोड़ देंगे? मतलब जो रूल नंबर 1 हमेशा ओवर रूल करेगा. वो बोलेगा तुमको कितना भी देना है पर मुझसे ज्यादा मत दो. मतलब रूल नंबर 2 की भी अलग फिगर आएंगी, रूल नंबर 3 की भी अलग फिगर आएंगी, उसमें जो भी फिगर आने दो, बट इन एनी केस इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1. कम ऑन बेबी. क्यों? जब तुम्हारे पास प्रॉफिट का समय था तो तुमने अगर 12 करोड़ दिए होंगे, तो जब लॉस का समय है तो दुनिया का कौन सा कानून कहेगा लॉस में 12 करोड़ से ज्यादा? जब लॉस प्रॉफिट भरी हालात में आपने 12 करोड़ दिए थे, तो ये तो इससे ऊपर, मतलब इसमें अगर 50 करोड़ भी आया ना तो बोलेंगे ये अलाउड नहीं, इससे ज्यादा मत दो. समझ गए आप? अरे कह दो. अब आगे बढ़ेंगे ना. ये समझ गया बच्चों? ओ सुनो ना, ये क्या लिखा है? लेटेस्ट. और लेटेस्ट ये मैं समझ नहीं रहा हूं, ये लेटेस्ट का मतलब क्या है? अच्छा, लास्ट ईयर. वाह. एजीएम कब होती है? साल खत्म होने के बाद में, फाइनेंशियल होने के बाद में, कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही हो जाती है? पिछले साल का जायजा लेने के लिए तो उसके साल खत्म होने के बाद में मीटिंग होगी. साल भर में क्या कारनामे किए तुमने? तो साल का साल बता रहा हूं. फाइनेंशियल ईयर 1/4/17 से ये फाइनेंशियल ईयर है. बताओ बच्चों, इसकी मीटिंग कब होगी? इसके बाद ही होगी ना, इसके बाद ही होगी. एग्जांपल ले रहा हूं. 1/8/2018 को क्या हुई? मीटिंग हुई. बताओ इस मीटिंग में जब शेयर होल्डर आकर बैठेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे? इस फाइनेंशियल ईयर के बारे में, क्या करंट के बारे में? ये जो साल भर में तुमने क्या कांड किया, इसमें क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये लोग यहां पे बैठ के डिस्कस करेंगे इस डेट पे. तो बताओ इस डेट पे जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा मेरे बच्चों, तो डिविडेंड के लिए लेटेस्ट बैलेंस शीट कौन सी होगी? तो लास्ट का मतलब कौन सी हुआ है? ये समझा? लेटेस्ट. लेटेस्ट बोल तो अभी तो इसकी तो बैलेंस शीट बनी ही नहीं है, तो इसके लिए पिछला बैलेंस शीट कौन सा होगा? अब मैं 1 अगस्त 2018 को अगर मीटिंग ले रहा हूं तो बताओ बच्चों बैलेंस शीट कौन सी होगी मेरे पास? ये डेट वाली बैलेंस शीट होगी, है ना? तो लेटेस्ट का मतलब समझा क्या आपको? तो मतलब इस डेट की बैलेंस शीट में जो फ्री रिजर्व्स होंगे, जो पेड अप शेयर कैपिटल होंगे, उस संख्या को ऐड करे और उसका 10% निकाले. इज दैट ओके? आपको मुझे किसका मीनिंग समझाना था? लेटेस्ट ऑडिटेड. ऑडिटेड क्यों लिखा रहा है? ऑडिटेड क्यों? मैं ऑडिट करूंगा ही नहीं.
मेरे दोस्तों, जवान और जवानियों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होना कंपलसरी होता है। जब वो ऑडिटर का साइन लगता है ना, तो मतलब समझता है कि ये जो लिखे हुए फिगर्स है, इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर, तो उसी के ऊपर तो डिविडेंड निकालेंगे। वरना क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो सारा बैलेंस शीट मैनिपुलेट करके उसमें अपने मन मर्जी से कुछ भी डालेंगे और फिर डिविडेंड भी कुछ भी देंगे। समझे? बैलेंस शीट नको बोलो, ऑडिटेड बैलेंस शीट बोलो। समझा? ऑडिट मतलब क्या? मोहर लग गई ऑडिटर की, ये बैलेंस शीट पे अब कोई शक नहीं, क्योंकि ऑडिटर का थप्पा लग गया। मतलब क्या? इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। समझ गए? ओके। अब मैं जब आपको ऑडिट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो तब उसमें आएगा हर बैलेंस शीट का ऑडिट होना जरूरी है। क्या? ऑडिटेड बैलेंस शीट होना जरूरी है। फिर ऑडिटेड बैलेंस शीट होती है ना, वो मम्मी को सबमिट करना होती है, आरओसी को। समझ गए? मम्मी तो बोलेगी ना, बेटा तूने क्या किया साल भर में, बताओ। हमने तुम्हें जन्म दिया, इसलिए नहीं कि तुम अपने मन से कुछ भी करो, है ना? तुम हमारे बेबी हो, तो साल भर में क्या कांड किया बताओ। तो क्या करे मम्मी मैंने ये काम किया, तो मम्मी को तुम पे भरोसा, मम्मी अब तो भरोसा कर लो, बिकॉज ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो ऑडिटर भी यही कह रहा है। तो मैं बोलेंगे ओके बेटा, ऑडिटर की साइन है, हाँ मम्मा साइन है, देखो। फिर वो हो जाएगी ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो हर किसी कंपनी को बैलेंस शीट को ऑडिट करवाना, इसलिए तो अगर ऑडिटेड के तो हमारे धंधा रोजी रोटी कैसी चलती ढोक लो। ये तो हम बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, हर जगह पे ऑडिटेड लिखे हो ताकि हमारी रोजी रोटी चले, वरना सीए बनने में तुम्हारे पास कौन आएगा? हर क्लाइंट बोलेगा इट इज ऑडिटेड, किसने किया? आई हैव अप्रूव्ड। इसीलिए भाई और बहनों, सेक्शन है 139, जिसमें स्टैट्यूटरी आएगा ना। अभी हम लोग 123-24 पे खेल रहे हैं, थोड़े दिनों बाद वहां पे पहुंचेंगे तो उसमें लिखा था हर किसी के पास में एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर होना जरूरी है, लिस्टेड कंपनी के पास में, और जो अनलिस्टेड होती है उनका भी होता है। तो वो सब कराऊंगा मैं 139 में। पर मैं आपको बता रहा हूं, आपकी रोजी रोटी भी तो मिलना चाहिए ना। अगर ऑडिटेड वर्ड निकाल दिया ना, तो हम क्या करेंगे? ठीक है ना? आप समझ रहे हो ना? कभी भी एग्जामिनेशन में क्या लिखोगे फिर? हाँ, और वो भी कौन सा? लेटेस्ट। लेटेस्ट बोल तो क्या है? इमीडिएट पिछला, है ना? एक बात पूछो, अगर मीटिंग 1 जून 2018 को होती तो बैलेंस शीट कौन सी होती? वही होती। और 1 मई को होती तो वही होती। समझ गया ना? ओके, आगे बढ़ो। क्या लिखा है यहां पे? द अमाउंट, तीसरा कंडीशन पढ़ रहा हूं। द अमाउंट सो ड्रॉन शाल फर्स्ट बी यूटिलाइज्ड। ओ, ये क्या कह दिया आपने? फर्स्ट टू बी यूटिलाइज्ड टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर in which dividend is declared before any dividend in respect of equity shares is declared। नहीं समझे? मतलब दोस्तों, आपको इस साल में जो लॉसेस हुए हैं, आपने पुराने रिजर्व्स का इस्तेमाल किया, इस साल तो आपका लॉस हुआ था। बताओ पुराने रिजर्व्स का इस्तेमाल कब करेंगे? इस साल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तो आप बताओ, इस साल के लॉसेस जो है वो है 200 करोड़ के। तो क्या उन रिजर्व में से लॉसेस को भी मैनेज करना पड़ेगा? सर आपने तो कल हमें पढ़ाया था पिछले सालों के लॉसेस जाना चाहिए। वो तो जाएंगे ही जाएंगे, पर ये भी जाएंगे। नहीं, मुझे और बोलना है। देखो, आप समझने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूं। अच्छे बच्चों ना, आप इधर आओ मेरे बच्चों। देखो, हम आपको समझाते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। पहली बात तो रूल 3 कब लग रहा है? जब करंट ईयर में लॉसेस है। समझ में आया? है ना? अब इस लॉस है इसलिए, मान लो ये ईयर 4 है, बराबर है? ईयर 4 में लॉस हो, 1, 2, 3 में मेरा क्या है? रिजर्व, मतलब प्रॉफिट था, मैंने रिजर्व रखा था। अब 4th ईयर में मेरे पास लॉस नहीं। पहली बात तो डिविडेंड देना नहीं चाहिए, और डिविडेंड देने की इतनी मस्ती है तो दे दूंगा, पर मुझे रूल 3 को फॉलो करना पड़ेगा, है ना? तो रूल 3 क्या कहता है? पहली बात, इन तीनों का एवरेज लो। इन तीनों साल का रिजर्व का एवरेज नहीं, एवरेज ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट, वो भी लास्ट नहीं लिखना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 साल, मतलब लगेस्ट पहले 3 साल, 1, 2, 3। हाँ, दूसरा क्या बोला कि नहीं, जो 10% ऑफ फ्री रिजर्व्स और पेड अप शेयर कैपिटल आएगा, कौन से तारीख का?
मतलब तीसरे साल का जो एंड होगा, नहीं मुझे बोलना है वैसा नहीं। अगर मैं ऐसा 1 2 3 बोलता ऐसे कंफ्यूज मत होना। अपना वो एग्जांपल याद है ना, लेटेस्ट का मतलब कौन सा है? अब वो बताऊंगा तो और कंफ्यूज, ये इसमें कंफ्यूज। लेटेस्ट समझ गया ना कौन सा? ठीक है, अब बता दो तीसरा क्या बोलना है कि जो इस, अब ये देखो रिजर्व, 100 करोड़ का रिजर्व, 100 करोड़ का रिजर्व, 100 करोड़ कितना हो गया बच्चों? वेरी गुड। और ये साल में लॉस कितना हुआ है? 50 करोड़। तो आप मुझे बताओ क्या बोलना चाहता है? तो इसको 300 करोड़ रिजर्व मत मानना, इसको कितना मानना? 250 करोड़ मानना। सोचो ना अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा? जीरो रिजर्व, जीरो रिजर्व, और ये 60 करोड़। तो जो भी देना है आपको 10 करोड़ में से देना है। डू यू अंडरस्टैंड? सोचो इधर 40 करोड़ आ गए तो तब तो वैसी बर्बादी हो। आपने जमा पूंजी करी थी वो 40 करोड़ की, इस साल में क्या तीर मारे? कंपनी, ये कंपनी कुछ होना नहीं है इसका, इस साल में लॉस में चले गई। अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जयराम जी की डिविडेंड खत्म हो गया, डिविडेंड के लिए कुछ पैसा बचा ही नहीं। बोल दो साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये हुआ है कि हमने करंट ईयर के, बोलो ना बच्चों, लॉसेस को किस में से माइनस करना चाहिए पहले तो, और कुछ बचता है। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अब आगे बढ़ना बच्चों, क्या लिखा है? बोलो बोलो क्या लिखा है? द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉ। सच विड्रॉ मतलब क्या? डिविडेंड। ये 4 कंडीशंस क्या है मालूम क्या? इस ईयर 4 में हमने कितना डिविडेंड देना चाहिए उसके लिए चल रहा है ना। पहली बात तो लॉस है, लॉस में डिविडेंड देना चाहिए क्या? नहीं, पर देना है ना तो उतना दो जितना इन चारों में कहा है। वापस है, इन दिस ईयर वी आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस, वी शुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। स्टिल यू विश टू डिस्ट्रीब्यूट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू नीड टू फॉलो रूल नंबर 3। रूल 3 में कितने कंडीशन? 4। On the basis of those 4 conditions, you will be able to decide कि what should be the percentage और what should be the amount of dividend. तो चारों पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैं फैसला करूंगा कि मुझे इस साल, ये अभी थ्योरी है, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा और एक पीएम का सॉल्व करवाऊंगा। अभी आप क्या पढ़े? 3 कंडीशन मुझे रिकॉल करवा दो। सर, इन एनी केस इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ लास्ट। Number 2, it should not be greater than what? Come on. 10% of free reserve plus paid up share capital of latest. Number 3, come on everybody. Distribute करने से पहले, don't forget to deduct the losses of the current year. ये तीनों से। नंबर 4 क्या लिखा है? The balance of reserve after such withdrawal not below than the 15% of paid up share capital as appearing in the latest audited financial। वो क्या लिख रहा है? कितना दर्द है इस लाइन में। ये लाइन में डिस्को हो रहा है, देखिए जरा। 15% किसका बोल रहा है वो? उतना पैसा रिजर्व में बचना चाहिए डिविडेंड देने के बाद। ऐसा समझना क्या बहुत मुश्किल है। इधर आओ, मुझे बोलना है। मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, इसका 15% बोलो बच्चों। अब ये 15 करोड़ की अमाउंट बचना चाहिए किसमें? मान लो रिजर्व है मेरा 50 करोड़। अब बताओ जल्दी से कितना है? 50 माइनस 15, अब कितना होगा बच्चों? बताओ इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इन एनी केस, कम ऑन एवरीबॉडी, द अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे और एक बात बोलना है। अगर मेरा रिजर्व 20 करोड़ ही था तो क्या बोल रहा है? रिजर्व में 15 करोड़ तभी बचना चाहिए डिविडेंड देने के बाद। तो मतलब 15 करोड़ तो मुझे सेफ्टी निकाल कर रखना है। बताओ क्यों? इस बेटी के शादी में इतना ना खर्च कर दो कि अगली बेटी की शादी में कुछ ना बचे। इसलिए इस बेटी की शादी करते समय लिमिट रखो कि 15 करोड़ तो भी बचना चाहिए, ताकि अगली बेटी में शादी में, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा तो बचा के रखो। हमने आपको चांस दिया रिजर्व, तो तुमने तो बहुत मजे ले लिए। उतना तभी रखो। देखो इस साल डिविडेंड देना, रिजर्व यूज करो, पर कुछ तो भी अमाउंट रिजर्व में, रिजर्व को पूरा जीरो, कंगाल मत कर दो उसको। कितना रखेंगे? कम से कम
हाँ, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वन सेकंड, आई रिपीट व्हाट आई एम सेइंग। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा? मान लो 100 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, तो कितना होगा? 15 करोड़। 15 करोड़ इतनी अमाउंट रिजर्व में बचना चाहिए डिविडेंड देने के बाद। तो मेरे पास रिजर्व कितना है? अब कितना करोड़ मुझे बचा कर रखना है? तो डिविडेंड की अमाउंट विल नॉट बी मोर देन, आपको पता नहीं, रूल 1 में कुछ अलग आंसर आएगा, रूल 2 में कुछ अलग आएगा, रूल 4 में कुछ अलग आएगा। फिर सर कैसे मैशअप होगा ये? इसी के लिए हम आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे मेरे भाई और बहनों। चारों को यूज करके मैं आपको प्रेजेंटेशन अब दिखाऊंगा। ओके सर, प्रेजेंटेशन से सब समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नॉट टू वरी बेबी। मेरी पढ़ाने की स्पीड आपको ज्यादा लगती कम लगती है? कम लगती, मैं बढ़ा दूं? बराबर है? थैंक यू। हाँ मेरे पास आओ। कहां पे हूं मैं कहां हूं? मैं आ गया यहां पे। अभी एक मिनट थांबा। ये कौन सा है? देखो सर आपके वॉल्यूम नंबर 5 में पहले हुआ है, इसके स्टार्टिंग में सारी पेज नंबर 32, 31 की बात है। 32। अच्छे बच्चे हो ना आप? चलो चलो, आज मैं आपके लिए इतने सारे प्राइजेस लाया हूं। अब बताओ क्यों? इसके ठीक बात मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा प्रैक्टिस मैनुअल वाले, सही विजेताओं को हमें प्राइजेस देंगे। ओके, बोलो गणपति बप्पा। स्टेप 1, एवरीबॉडी मेरे पास आओ, सुनो मेरे वीरो, चेक करो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, अच्छे से इज्जत में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हम आपको डिविडेंड देंगे। ओके, डिविडेंड देंगे। कितना डिविडेंड देंगे? कब देंगे? लॉसेस के समय पे डिविडेंड देना है मुझे। अरे लॉसेस चलो ना, रूल 3 की तो बात ही नहीं। अगर मान लीजिए इस साल में अगर प्रॉफिट होता तो रूल 3 की जरूरत होती ही नहीं। तो इस समय मतलब मैं घाटे में हूं और मुझे फिर भी डिविडेंड देने की मस्ती है। बिल्कुल सही बोला। सीखा ना? बहुत सही। बड़ा बहुत आगे जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है? अब देखो जरा, अब क्या लिखा है? सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा है? स्टेप 1 में क्या लिखा है? ये देखो कि किसी भी हालात में आपका डिविडेंड दोस्तों किससे ज्यादा नहीं चाहिए? स्टेप 1 से। नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा है? नॉट एक्सीडिंग द एवरेज रेट ऑफ, कम ऑन एवरीबॉडी, डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड इन द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर। है ना? ये मल्टीप्लाइड बाय पीएससी मतलब क्या है? मुझे समझाया नहीं सर। अगर 10% 10% प्रॉफिट का थोड़ी ना जाता है ना। किसका 10% जाता है? एक बात है, मैंने रिलायंस के अंदर 100 रुपए लगाए, 100 रुपए का एक शेयर लिया। रिलायंस कहेगा 5% डिविडेंड दिया मैंने, तो 5% किस पे होगा? 100 रुपए में ना। सी, आई एम एन इन्वेस्टर। व्हेन आई इन्वेस्ट, हाउ मच आई हैव इन्वेस्टेड? फॉर एग्जांपल 100 करोड़ आई हैव इन्वेस्टेड इन रिलायंस। तो रिलायंस बोलेगा इस बार का डिविडेंड है 10%। देन 10% विल नॉट बी ऑफ नेट प्रॉफिट। कम ऑन बेबी। भाई तुमने जो 100 करोड़ लगाए थे उसका 10% मतलब तुमको 100 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ रिटर्न दिया हमने। मतलब यू इन्वेस्टेड इन रिलायंस 100 करोड़, रिलायंस इज सेइंग 10% का क्या दिया? डिविडेंड दिया। इसका मतलब 100 करोड़ का 10%। कोई लोगों को गलत फैमिली हो जाती है, उनको क्या लगता है मालूम है? 10% ऑफ किसका? डू यू अंडरस्टैंड बेबी? है गवाइस, कम ऑन कम ऑन। ये तो स्टेप 1 तो एकदम इजी है। अब स्टेप नंबर 2 को देखो। आपने थ्योरी पढ़ा ना पहले, प्रैक्टिकल जीवन में ऐसे होता है जैसे मैं दिखा रहा हूं। वो थ्योरी से तेरी है, ये प्रैक्टिस, दिस इज हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड, जो मैंने स्क्रीन पे दे रहा हूं। वो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ए बच्चों ये ऐसा ऐसा, ये फ्रीजो है, पेड अप शेयर कैपिटल है, इतना एवरेज है, बताओ रे कितना डिविडेंड देना चाहिए। तो ये 4 लाइन याद करके कुछ फायदा नहीं होगा आपको प्रैक्टिकली। अरे एग्जामिनेशन में ऐसा तो नहीं बोलेंगे 4 रूल 4 कंडीशन लिख के बताओ। ये भी तो बोल सकते हैं ना। क्या ये क्वेश्चन है भाई? ये पेड अप शेयर कैपिटल है, ये फ्री रिजर्व है, ये 3 साल का एवरेज है, बताओ कितना डिविडेंड देना चाहिए। इतना तो लॉस प्रीवियस ईयर में था, बताओ। समझ में आ रहा है? तो मैं इसके बाद में एक पीएम वाला क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, पहले ये करेंगे। हाँ, फिर ये जैसे हो जाएंगे, फिर हम आपको पीएम का क्वेश्चन देंगे,
अगर उसका जवाब आ गया ना तो मतलब कोई 4 कंडीशंस को प्रैक्टिकली यूज करते आ रहा है। आप बोलेंगे ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया, वापस क्यों पढ़ा? वो मैंने थ्योरी पढ़ा है, ये प्रैक्टिकली दिस इज हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड। ये प्रैक्टिकली थ्योरी नहीं है। अब देखो इट लुक्स वेरी डिफरेंट व्हेन इट इज प्रैक्टिकल। ओके, क्या लिखा है देखना पॉइंट नंबर 2 में, टोटल अमाउंट ड्रॉन। इधर बताओ कितना लिखा है, क्या लिखा था? अरे अभी तो पढ़ा ना, 10% ऑफ किसका यार? ऑफ, अरे पर कौन से बैलेंस शीट का? लेटेस्ट ऑडिटेड। वाह। और उसके बाद में रूल नंबर 4 भी पढ़ा था हमने, कंडीशन नंबर। ओ, कोई मुझे मतलब समझाएगा इसका क्या मतलब होता है? नॉट फॉल बिलो, क्या है इसका मतलब? पेड अप शेयर कैपिटल का 15% अमाउंट अगर 15 करोड़ है, आगे बोलो क्या? तो उतनी 15 करोड़ तो सिल्लक जमा होना चाहिए, उसके बाद में जितना बचेगा उतना डिविडेंड में दे दो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, तो बताओ कितना होगा? 15 करोड़। उतना पैसा किसमें जमा होना चाहिए? मान लो रिजर्व मेरा 40 करोड़ है, तो रिजर्व 40 करोड़ का हो गया, ये अमाउंट 15 करोड़ है, मतलब कितना डिविडेंड में दे सकता हूं? 25 करोड़ दे सकता हूं। एबल टू अंडरस्टैंड? तेरी ऐसा करना है क्या? मतलब वो ऐसा बोल रहा है क्या? हाँ, ऐसा बोल रहा है। और ये जो अमाउंट आएंगी ना, एग्जाम्पल लेता है आपके सामने, सुपर एग्जाम्पल। आप बोलोगे क्या पढ़ा दिया सर ने? इसकी 40 करोड़, ओके, इसकी अमाउंट है 30 करोड़ और ये है 20 करोड़। अब विचुअल लोअर कितना रे भाई? 30 करोड़ दे दो डिविडेंड। But this amount should not be greater than the what? Come on. समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? इन एनी केस, अरे भाई जब तुम प्रॉफिट में थे तब तुमने 20 करोड़ दी थे मुन्ना, तो अब लॉस भरी हालात में तो 20 करोड़ से ऊपर दे तो तुम गलत कर रहे हो, बल्कि लॉस में कम देना चाहिए ज्यादा। तो ये तो मैक्सिमम लिमिट हो गई मतलब। ओवर। अब ये हो गया ना, अब आगे सुनो मेरे वीरो, ये स्टेप नंबर 2 थी। पर बच्चों अभी तो वो कंडीशन रह गई ना, इस साल की जो लॉसेस है उसको भी तो सेट ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ऐसा, ओके। करंट ईयर का लॉस प्लस प्रीवियस ईयर का लॉस। ओ सर, पर तो प्रीवियस ईयर का लॉस लिखा ही नहीं है। चारों कंडीशन को वापस पढ़ो, वो तो करंट ईयर का लॉस कह रहा है। किसी को समझ में आया हुआ? कल हमने कुछ पढ़ा था, और डेप्रिसिएशन और लॉस नहीं कि विच लोअर था। आपको मालूम है क्या हुआ था? ध्यान से सुनना, आपको तब की बात बता रहा हूं जब अमेंडमेंट के पहले यहां पे 4 नहीं 5 कंडीशंस थी। कितनी थी? रूल्स के अंदर आपको डे 1 को मैंने पढ़ाया था, रूल्स और एक्ट में फर्क होता है। रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और एक्ट पार्लियामेंट बनाता है। अब उन्होंने क्या कर दिया, रूल से हटा दिया। 5वीं कंडीशन कौन सी थी? 5वीं कंडीशन, इस साल के लॉस तो माइनस होना चाहिए। एक कंडीशन अभी है लिखी हुई, देखो ना, तीसरे नंबर पे लिखा है, तीसरे पे लिखा है ना, पर प्रीवियस ईयर का लिखा ही नहीं है। अरे तो भी प्रीवियस ईयर का लिखा किधर है? ऊपर 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 ऊपर। अच्छा, कहां गया रे? देखो, नो कंपनी शल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरीड ओवर एंड प्रीवियस लॉसेस डिप्रिसिएशन आर सेट ऑफ। मतलब पिछले सालों के लॉसेस माइनस करना जरूरी है, इस साल के लॉसेस भी माइनस करना जरूरी है। पर जब मैं रूल पढ़ता हूं केवल, तो वहां पे क्या लिखा है? सिर्फ देखो ना, 3 को देखो, 3 को देखो अच्छे से, अंदर जाओ। फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द मतलब क्या? इस प्रीवियस का जिक्र ही नहीं किया है। पर जब मैं ऊपर जाके पढ़ता हूं ना, सर इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है, इसको 5वां कंडीशन क्यों बनाया नहीं? अब जरा नोट में जाके लिखो। नोट पढ़ने के बाद में लगेगा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, और ये तो लिख रहा डिलीट हो गया।
आज का पहला मूवी टिकट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सही जवाब देने पर आपका प्राइज आपको मिलेगा, ये प्राइज आपका हो जाएगा। आप बता दो यहां से डिलीट क्यों करवाया? पहले वो यहीं था, पर वो क्या सच्ची मुच्ची डिलीट हुआ है? क्या अभी भी है? तो फिर यहां से डिलीट हो गया तो डिलीट लिखा है। नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस, डिप्रेशन नॉट प्रोवाइडेड। और क्या लिखा है? इंसर्टेड दिस हैज बीन, अंडरलाइन करो, हैज बीन डिलीटेड, मतलब डिलीट हो गया। इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर के लॉसेस को माइनस करना ही नहीं चाहिए। डिलीट लिखा है यहां पे, डिलीट लिखा है, डिलीट। झूठ मत बोले, देखो देखो अंडरलाइन को 3 बार डिलीट 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 3 बार लिखा। तो मैं सिर्फ इस साल के डिलीट, इस साल का ही माइनस करूंगा, प्रीवियस ईयर का माइनस नहीं करूंगा। आप जवाब देंगे क्या बोलना है आपको? मतलब इस साल के लॉसेस को माइनस करो, ऐसा तो रूल इसमें रोमन 3 में लिखा है। प्रीवियस ईयर के माइनस करो, ऐसा नाम का पहले रूल 5 हुआ करता था, अब वो तो डिलीट हो गया। तो क्या बच्चों प्रीवियस ईयर के लॉसेस को माइनस करेंगे? नहीं, नहीं। कौन जवाब देगा? बेटा आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर जवाब दीजिए, तो जनता सुनना चाहती है आप। अरे कैरिड फॉरवर्ड है वो। नहीं नहीं, आपका जवाब, रुकिए आप, बेटा जवाब देंगे आप। रूल्स में से डिलीट हुआ है और एक्ट में अमेंड हुआ है। उन्होंने क्या मस्ती करी है? उसको डिलीट कर दिया और उसको एक्ट में इंसर्ट कर दिया। एक्ट में अमेंड हुआ, पहले एक्ट में नहीं था, रूल में था। ये वजह पूछो आपसे बेटा, थोड़ा इंटेलिजेंस यूज करना। वजह क्या होगी? परिणाम तो एक ही है, तो नहीं वजह क्या होगी? क्यों डाला होगा एक्ट में? मतलब क्या फायदा हुआ? परिणाम तो वही होने वाला है। कल भी माइनस कर रहा था, आज भी करूंगा। कल रूल्स के नाते से कर रहा था, आज एक्ट के नाते से करूंगा तो माइनस करूंगा। पिछले साल के लॉसेस तो माइनस करूंगा ही, भारत माता की जय करूंगा, 100% करूंगा। पर अब रूल से हटा के उसको एक्ट में डाला। आपने जवाब एकदम सही दिया। एक वजह बताओगे क्या वजह हो सकती है? मतलब एक्ट में क्यों डाला होगा, क्या वजह है उसकी? किसको? रूल्स को। इसका मतलब ये इतना सख्त हो गया, अब सख्त हो गया ना, एक्ट में घुसेड़ दिया। मतलब क्या है, कोई भी अंजू पंजू आके इसको चेंज नहीं कर पाएगा। अब पूरी पार्लियामेंट भराना पड़ेगी तब जाके चेंज होएगा वो। रूल्स में तो क्या है, जो आता मैं कल जाके सोनिया आएंगे, सोनिया बोलेंगे ये बंद कर दो, हटा दो। राहुल बोलेगा ये ऐसा है। अब सोनिया आए चाहे राहुल आए चाहे मोदी जी आए, ये जो एक्ट में लिख दिया ना, इसका मतलब ये सख्त हुआ कि ढील दे दिया? सख्त हो गया ना। अब इसको चेंज करने लिए तुमको ये लोकसभा राज्यसभा सबको बिठाना पड़ेगा, तब जाके उसमें से हटेगा वो। मतलब ये सख्त हो गया, क्योंकि रूल को चेंज करना तो क्या है, जो अपनी जीती हुई पार्टी वो आके चेंज कर देगी। मोदी जी चाहकर भी अब इस लाइन को अकेले में चेंज नहीं करा सकते, ये वाले पॉइंट को। अब मोदी जी को सोनिया को भी पूछना पड़ेगा, लालू जी को भी पूछना पड़ेगा। देशवासियों, ये जो है ना, अब की बार इट इज मोर सख्त। वरना क्या हुआ है, यहां पे तो लिखा है ये अमेंडमेंट हुआ है। देखो ना यहां पे अमेंडमेंट वर्ड यूज किया है, फिर यहां पे लगा डिलीट हुआ है। फिर बच्चा अकेले में पढ़ता है ये डिलीट हुआ है क्या है, एक जगह पे दिखता है ऐड हुआ। अरे बच्चा वो रूल में से हट गया, एक्ट में आया, ताकि उसको सख्ती करना थी। इसलिए अगर मैं पहले दिन आपको रूल्स और एक्ट का फर्क नहीं समझाता, आपको आज यही समझता नहीं है आदमी बोल क्या रहा, क्यों कर रहा है। अल्टीमेटली इफेक्ट तो एक ही है, कल भी मेहनत कर रहा था, आज भी मेहनत कर रहे। अब एक लंबी ऐसी लाइन मारो, ऐसे ये नोट से ऊपर लाइन लेके जाओ और बोलना यहां से डिलीट हुआ है, यहां पे ऐड किया है ना? अच्छे बच्चे हो ना? इन नोट से लेफ्ट साइड से एक एरो खींचो ऊपर अच्छे से, ना वाहियत लाइन मत मारिए, अच्छी वाली लाइन मारो जहां पे कोई टेढ़ी नहीं होना चाहिए। अच्छे से लाइन मारो, नोट ऊपर लेके जाओ और बी के ठीक नीचे जहां पे लिखा ना वहां पे ऐड कर दो उसको। हाँ जी, डू यू अंडरस्टैंड बेबी? हे गाइस, गेटिंग दिस पॉइंट? कोई शक सवाल? बताओ प्रीवियस ईयर के लॉसेस माइनस करना है कि नहीं करना है? ए चिंटू जवाब दो भी, प्रीवियस ईयर के लॉसेस माइनस करना है कि नहीं करना है? आर यू श्योर अबाउट दैट? बेटा आप जीतते हो पहला प्राइज आज का, एक बार ताली बजा दो इनको लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में आप और अच्छे आंसर दो। क्या नाम है आपका जी? शरद। कहां से हो आप? शरद फ्रॉम औरंगाबाद। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, है ना? मजा आ गया। अब पर अभी तक मेरा क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त।
अभी तक तो मैं आपको उधर लेके गया था कुपचे में, अभी तो मैं आपको यहीं पे खेल रहा था, अभी तक तो पूरा सॉल्यूशन निकलना बाकी है ना। आपको यहां पे लिखना है रूल्स की वजह से, यहां पे लिखना है, बोलो ना बच्चों प्लीज, ओ मेरे बच्चों, ए बाबा किधर गया है तू? वहां पे लिख दो रूल्स और यहां पे लिखो एक्ट। समझा ना, कहां पे रूल्स कहां पे एक्ट? ये क्या लिखो यहां पे? रूल्स। और ये क्या लिखा है? वो मैंने नेक्स्ट रेफर नेक्स्ट स्लाइड क्यों लिखा? वो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। लॉस म्हणजे लॉस नहीं, लॉस म्हणजे डेप्रिसिएशन लॉस विच इज लोअर। आई रिपीट अगेन, डोंट ओनली से लॉस। ये कल हमने कारनामा किया था, यू रिमेंबर दिस? तो नेक्स्ट स्लाइड का जो वर्ड लिखो ब्रैकेट में, लॉस और डेप्रिसिएशन विच इज लोअर। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? और नेक्स्ट स्लाइड कौन सी आपके बुक में तो दी होगी नेक्स्ट स्लाइड, तो कहां स्लाइड दी है ना? उसके राइट वो वहां से एरो लेके जाओ ऊपर। नहीं समझा होगा आपको? अरे नेक्स्ट स्लाइड से एरो लेके जाओ ना, आपके बुक में तो बाजू में दिया ना। जिनको नहीं समझ रहा प्लीज समझा दो उनको। आपके एक्चुअली उस पेज पे तो दोनों बाजू बाजू में ही है, मेरे लिए प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड पर, आपके लिए तो बाजू वाली है। तो आप वहां से ऊपर एरो लेके जाओ, बाजू में नहीं, माथे पे। हाँ सही है, ये वाली ना, ये वाली है। बताओ इसमें कल हमने क्या पढ़ा था वैसे? कल वाले 24 घंटों का वैलिडिटी वापस से चेक करते हैं, क्या आपको याद आएगा? हम आपसे कुछ पूछ ही लेते आज खड़े खड़े। अरे तो वाइट है, P&L अकाउंट, लॉस है, डेप्रिसिएशन, पूरा लॉस 50 करोड़। आपके पास ऑप्शन है 20 करोड़ या 50 करोड़। याद है ना? ऐसे ही करना है। अब वो पूरी स्लाइड आपको समझ जाएगी वैसे करते हैं। सर आप बताओ, जब रूल 3 में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें 4 ही कंडीशन है। अब सोचो अगर ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं करवाया होता, इमेजिन करिए, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते तो आप किसको माइनस करते सिर्फ? हाँ, तो इसलिए ये क्वेश्चन लेने की वजह समझ रहे हो आप? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, बिग 4 में काम, वो बोलेंगे ये बताओ रे डिविडेंड कितना निकालना है, आप बोलेंगे रुको साहब मुझे याद है। तो आप ये स्लाइड को इस्तेमाल करोगे, ये बुक अपने पास ही रखना। तब ये इसी स्टेप से करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है? पिछले 3 साल का एवरेज। स्टेप नंबर 2 दोनों का लोअर। कौन सा दोनों का लोअर? 10% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस प्रीवियस का वो, और दूसरा कौन सा है? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा रिजर्व में रहना चाहिए, विच इज लोअर। अब ये आएगा 3। अब देखना मैंने क्या किया, मान लो मेरा ये 100 करोड़ का, मेरा 100 करोड़ का लॉस है, 100 करोड़ का लॉस, प्रीवियस ईयर का 200 करोड़ का लॉस, हो गया 300 करोड़ का लॉस। अब बताओ तो मैं करूं क्या? स्टेप नंबर 2। ओ व्हाट इज दिस बेबी? मतलब ये जो दोनों का लोअर आया था, लोअर, उसमें से भी इतना लॉस माइनस होएगा। समझा क्या? और फिर वो अमाउंट अगर, ये तो समझा क्या? एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास आओ प्लीज। ये अंदाजा नहीं का अमाउंट लेते, फिगर लेते एक, जैसे ये 400 करोड़ और ये 1000 करोड़, लोअर कितना है भाई? बराबर है, ठीक है। अब ये क्या बोलना चाहता है? और लॉसेस अपने इस साल के 100 है, जिस साल डिविडेंड देना है उस साल के 100, पिछले 3 सालों के, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सुनो। पहले साल लॉस, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल रिजर्व हमारे पास जो भी होगा, चौथे साल में लॉस हो गया। तो मुझे बताओ ना मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये करंट ईयर का लॉस मतलब कौन से साल का लॉस? चौथे, इस समझ बोलो, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथे। और प्रीवियस ईयर मतलब कौन से? हाँ, अगर चौथे साल लॉस है
तो चौथे साल का लॉस ये हुआ, कौन सा? ये वाला। और प्रीवियस ईयर का लॉस मतलब कौन सा? साल 1, साल 2, तीनों का मिला के जो भी लॉस होगा जो अब तक कैरी फॉरवर्ड है, दोनों का लॉस किस में से माइनस करेंगे? स्टेप नंबर 2 में से। स्टेप नंबर 2 का आंसर क्या था? 400 करोड़। 400 करोड़ में से कितना माइनस होगा? अब समझा मैं क्या बोल रहा हूं? 400 करोड़, 400 करोड़ माइनस 300 करोड़, 100 करोड़ दे सकता हूं ना? ना ना, एक कंडीशन बाकी है मेरा दोस्त, ये अमाउंट चाहे जितनी भी आ जाए भाई और बहनों, वो स्टेप नंबर 1 से ज्यादा नको। टेल मी व्हाई? ऑब्वियसली नो, जब आपका प्रॉफिट था साला तब आपने 50 करोड़ दिया था, अब ये 100 भी आए ना, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 करोड़। बोलो यार जल्दी से, मतलब इन एनी कंडीशन इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट? स्टेप 1। वो तो स्टेप 1 तो कैसा एकदम मैक्सिमम लिमिट है, मतलब उसके तो ऊपर देना ही नहीं है। पर मान लो वो थी 300 करोड़ और ये 100 करोड़, तो 300 करोड़ देंगे, 100 करोड़ देंगे, 100 करोड़ देंगे, विच इज लेसर। अब समझा? अमाउंट विच कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ डिविडेंड इज इक्वल टू लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4। तो स्टेप 1 फॉर एग्जाम्पल 300 करोड़, कितनी करोड़? अब नाउ इट इज 300 करोड़ और इट इज आया 100 करोड़, 100 दे देंगे। और ये एग्जाम्पल आया 50 करोड़, तो 50। डू यू अंडरस्टैंड दिस? है, पर जब व्हेन यू रीड थ्योरी नो, वो ऐसा समझता है उसका मतलब ये ऐसा कुछ करना है। अब पढ़ोगे तो अपने को समझ में सब आएगा थ्योरी, पर आप प्रैक्टिकल समझा। अच्छा ऐसे ऐसे करके जो पहला रूल जो रोमन ने कंडीशन है, मतलब किसी भी केस में उससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए एक। और बाकी बताओ क्या लिखा है नीचे नीचे नीचे? नहीं बगैर देखे, अभी इमेजिन करो ना, ये पूरी स्लाइड इमेजिन करो। नंबर 1 क्या करना है? 3 साल का एवरेज। हाँ, उसके बाद में वो एवरेज जो परसेंटेज आते हैं उसको नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, पेड अप शेयर कैपिटल से। पेड अप शेयर क्या? पेड अप, पेड अप। व्हाई आई एम सेइंग पेड अप? क्योंकि अनपेड भी तो हो सकता है ना कुछ। साला तुमने हमारी उधारी दी नहीं, हम तुमको उसका डिविडेंड देंगे क्या? 600 रुपए के तुमने शेयर लिए, तुमने 400 रुपए दिए मुझे, तो क्या तुम्हें क्या 600 रुपए दे दे क्या? तुम्हारे पास साला तुमने 600 का शेयर लिए, तुमने 100 रुपए दिए, तो तुमने जितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर बात करो ना भाई, बराबर ना एकदम। जब तुमने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो मैं तुम्हें क्या का डिविडेंड दूंगा उसके ऊपर? इसलिए वर्ड इज क्या? पेड अप। इज इट ओके? 2 पॉइंट बोलो। नंबर 2 लोअर ऑफ किसका? 10% ऑफ प्लस फ्री रिजर्व। दूसरा 3%। इतना पेड अप शेयर कैपिटल कहां रहना चाहिए? रिजर्व में रहना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? अब मैं आगे बोलू, बोलो ना। अब ये दोनों का जो है ना लोअर लेना है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? देखो ना देखो ना देखो ना, ऐसी बोलो। करंट ईयर का लॉस एंड प्रीवियस ईयर का लॉस दोनों की टोटल। स्टेप नंबर 3 ओवर। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 2 का जो आंसर आया था ना, उसमें स्टेप नंबर 3 को मतलब लॉसेस माइनस हो गए। अब जो संख्या आएगी वो 5 नंबर में चेक करना वो संख्या, और स्टेप नंबर 1 का जो अमाउंट है विच इज लोअर लेने का। इज दैट ओके? फाइन। क्या आपके सारे के सारे जो कंडीशंस दी थी उसकी पूर्तता हुई क्या? मतलब वी हैव यूज्ड 4 रूल्स 1 एक्ट, ऑल 5 थिंग्स आर यूज्ड व्हेन यू यूज दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज नोवेयर रिटन इन द बुक। आईसीआई को इतना कुछ पढ़ी नहीं। आईसीआई बोलता हमने ये ज्ञान दिया थ्योरी, आपको जो करना कर लो। और आईसीआई ऐसा नहीं, अब क्वेश्चन भी पूछ लेगी एग्जामिनेशन में। अब चलो हम पीएम का एक क्वेश्चन लेंगे, हम पीएम का एक क्वेश्चन लेंगे। हम सवाल, आपने क्वेश्चन बैंक लाया है? कोई बात नहीं, कल से जरूर लाना। पर मैं आपके मेरे पास जो बुक है उससे दिखा रहा हूं। ओके, वॉल्यूम नंबर 3 है शायद से क्वेश्चन बैंक का, वो आप कल से लेके आना। अच्छे बच्चों ना, नेगेटिव है मतलब फिर नहीं देंगे। हाँ, लोअर तो नेगेटिव होगा तो फिर क्या देंगे? और बहुत लॉजिकली बनाया हुआ है। अगर अब तुम सोचेंगे पूरी बातें, एक बात पूछूं मैं आपसे, थोड़ा दिमाग लगाओगे? थोड़ा सा, जिसका दिमाग है, फॉर्मूला रट्टा मत मारो। कभी सोचा है 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व का 10% क्यों लिया? रट्टा मत मारो। 50% क्यों नहीं लिखा? थोड़ा सोच के जवाब देना।
कितना डिविडेंड देंगे आप? 10% ब्रैकेट में पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब जो शेयर होल्डर ने जो दिया, फ्री रिजर्व मतलब आज तक मैंने जो कमाया, दोनों की संख्या, उसका 10% से ज्यादा नहीं देना चाहिए। बताओ इसका मतलब 10% क्यों लिखा हुआ? रट्टा मारना तो मार लो 10%, ऐसा 10%, ऐसा नहीं। कैन टेल मी द लॉजिक बिहाइंड दिस? सर जितना मेरे पास में पैसा आया, जो मैंने कमाया, जो मैंने, आपने मेरे अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है और जो मैंने कमाया, उसमें से मैं 10% ही तो दे पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आज भी आपने बैंक में एफडी रखा, कितना रिटर्न मिलता आपको? 6%, 8%, फिर भी हमने 10% लिखा है। आपको समझदारी वाली, अगर जिसको थोड़ा फाइनेंस समझता होगा, अगर आपने बैच बट्टे का काम करते होंगे, साहूकारी करते होंगे, आपने पैसे लगाया किसी बैंक में, तो आपको कितना रिटर्न आ रहा? 6% का। कंपनी का बड़ा डील है, लॉ का बड़ा डील है, वो 6% नहीं बोल रहे आपको, कोई बात नहीं 10% देंगे बस। तो आप बोलेंगे 40% क्यों नहीं? लिखो 40%, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। 40% कमाई तो चाहिए भाई। मैंने जब आपसे पैसे लिए हैं, तो मैंने चाहे कितने भी कमाऊं, पर मैं क्या हो रहा है कि तुमने जितना लगाया मेरे अंदर, उसका 10% दे रहा हूं ना मैं। भाई एफडी से तो ज्यादा ही दे रहा हूं। वैसे उसका मतलब है ऐसा। फिर आप बोलेंगे 40 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं? लॉ जब बनता है ना, देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट। रट्टा मारना तो मार लो 10%, 10%, 10% हो गया याद। पर अगर किसी ने बोला 10% क्यों, तो देयर इज सम लॉजिक। इंडस्ट्री का रेट चल रहा है 6-7%, 8%, तो फिर एफडी के रेट से आपको थोड़ा सा, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका 10% तक आपको डिविडेंड दे देंगे। और फिर कभी कभी कंपनी बड़ा दिल वाली है तो और ज्यादा भी दे सकती है ना? इधर आओ। ये लॉसेस है ना, प्रॉफिट वाले हालात में तो कुछ बोला ही नहीं। आज समझ रहे नहीं हो? जब कंपनी का प्रॉफिट है ना, तो तुम साला पूरा दे दो उनको बस। यहां बात ही बेकार चल रही है। हम जिस हालात से गुजर रहे हैं ना, वो हालात ही वाहियात है। अगर ऐसे समय पे भी डिविडेंड दे देंगे ना, तो सोचो ना, कोई परफॉर्म करेगा ही नहीं कंपनी में। आज किसी आग लगी ना, अब शेयर होल्डर्स आके बजाएंगे रोज। क्या काम करते हो तुम लोग? अब देखो शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिला, शेयर होल्डर एजीएम में बजाएंगे। किसकी बजाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इज्जत लूट लेंगे वो। सालो तुम्हें काम करते नहीं आ रहा, हमने पैसा लगाया, फोकट लगाया क्या? अब समझो अगर ऐसी कंडीशन नहीं होते ना, और शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है, तो शेयर होल्डर कोई बात ही नहीं है। लॉस भी हो तो भी डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट भी हो तो भी मिलता है। आज शेयर होल्डर को अखर जाएगा, तो शेयर होल्डर किसको बोलेंगे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को झक मार के काम करना है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। किसको? शेयर होल्डर को प्रॉब्लम होगी। शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बजाएंगे कि तुम साला लॉस करते हैं, तकलीफ हमको होती है, अगली बार से अच्छा काम करना, नहीं तो तुम जो है ना सबको निकाल देंगे। बिकॉज तुम्हारे जो चुनाव है वो हमारे हाथ में है। तुम चाहे पावर तुम्हारे हाथ में ले लो, पर निकालने की बात आई ना, खड़े खड़े सबको निकाल देंगे। तो यही तो, इसलिए तो लॉ, फिर उनको डर भी है ना, फिर अगर हमारी बजाएंगे तो लॉ सारी बातों को देख के बना जाता है। तो आपका जो सवाल है खत्म हो गया ना, आगे बढ़ते मेरे बच्चों। आ जाओ आ जाओ, मैं कहा हूं? मैं आपको क्वेश्चन बैंक पे लेके जाता हूं। किधर गया भाई? ये है इंटरमीडिएट का लॉ, ये क्वेश्चन बैंक, ये पीडीएफ। कोई बात नहीं, यहां पे तो खुला ही होगा। सॉल्व कर पाएंगे? आपको चारों स्टेप्स याद है? और एक बार याद कर लेंगे, और जैसे ही वो याद आ जाएगी। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला। सही जवाब देने पर जो सबसे, एक मिनट रुके, कोई देखेगा नहीं, सबसे पहले जो जवाब देगा हम उसको प्राइज देंगे आज, ठीक है ना? पहले मेरे पास देखिए चारों, वो 5 स्टेप्स को रिकॉल करो। नंबर 1, 3 साल के एवरेज मल्टीप्लाइड बाय एफपीएस। नंबर 2, अरे बोलो जल्दी से, 10% ऑफ फ्री रिजर्व पेड अप और 15% ऑफ रिजर्व्स। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा रिजर्व में जमा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ लोगों मैथ्स जिनका अच्छा समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल पैसा है, इतना फ्री रिजर्व में डिविडेंड देने के अंदर बचना चाहिए नीचे। तीसरा, इनका दोनों का लोअर ले लिया, तीसरा क्या आएगा? करंट ईयर का लॉस, लॉसेस। आगे बोलो,
फिर वो जो 2 का जो लोअर आया था उसमें से लॉसेस माइनस करा दो, फिर जो अमाउंट बचेंगी वो स्टेप नंबर 1 से ज्यादा आपका समय शुरू होता है। अब डू इट फास्ट। रफ पेज लो, रफ पेज लो, जल्दी से रफ पेज लो, आप प्राइज जीत सकते हो। फास्ट फास्ट, हरी अप, बाकी लोगों का हो रहा है, खत्म हो गए। हो गया तो वैसे हाथ ऊपर कर देना। गलत जवाब करेंगे तो हम आपसे प्राइज ले लेंगे। इतना टाइम नहीं, फास्ट ऐसे करो बराबर। स्टेप 1 स्टेप 2 आपने जैसा किया ना वैसे ही करो, सब लिखा हुआ है इसमें। जो स्टेप्स हमने करी उसका रॉ मटेरियल इधर पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल उठाना है बस। मन में मत करो, लिख के करो, वैसे नहीं आएगा वो। अब तक कोई भी नहीं। ये सवाल पूछा है कि कंपनी जो है ना 15% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो कंपनी सही कर रही है क्या नहीं कर रही है? कंपनी 15% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है इस साल, कंपनी सही कर रही है या नहीं कर रही है? रॉ डेटा सब दिया हुआ है। जवाब मैंने पूछा ही नहीं आपको, जवाब मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है वो देखो। बेटा आपने हाथ ऊपर किया सबसे पहले। वैलिड नहीं है। ये कह रहा है कंपनी ने 15% जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो वैलिड नहीं है, ऐसे ही कह रहा है। कितने लोगों को लगता है सही कह रहे हैं? यहां से बैठे हुए कुछ लोगों को लगता है सही बोल रहे, बाकी कितने लोगों को लगता है गलत बोल रहे हैं? अच्छा, बाकी लोग तो अभी प्रोसेस में है। क्या कर रहे हो आप? कम ऑन। आपसे सवाल कंटिन्यू करेंगे, 2 मिनट रुकिए। ऐसा क्यों पर हुआ, इनका जवाब गलत है तो हम आपसे पूछेंगे। 2 मिनट रुकिएगा। आ रहा है तुम्हें? क्या है जवाब? नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते। अच्छा, आपने अपना टाइम ले लिया चिंटी, आप परेशान हो, जवाब नहीं आ रहा है। सारे स्टेप्स तो क्लियरली दिए हुए हैं, गलती की उसमें तो कुछ गलत होने की संभावना ही नहीं है। पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितना है रे? और उसका 15% देना चाहते हैं वो? नहीं, 15% उसका देना चाहते हैं वो। हाउ एवर से आगे बढ़ो, तुम गलत पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो। हाउ एवर से आगे बढ़ो। हाउ एवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनाउंस्ड 15% का इस साल वो देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते इस साल?
तुम 25%, वो एवरेज है 3 साल का, वो इस साल 15% देना चाहते हैं। तुमने नहीं बोला था। धीरे ऐसा चला। हाँ बेटा, तुम्हें क्या लगता है नहीं दे सकते? मैं कुछ नहीं, अभी तो मैं कैलकुलेशन खुद करूंगा। आपसे बताओ कर सकते कि नहीं कर सकते? यहाँ के बॉयज बोल रहे नहीं कर सकते, लड़कियां बोल रही कर सकते हैं। इधर क्या बोलना है? नहीं कर सकते। मैक्सिमम लोगों का क्या बोलना? नहीं कर सकते। कर सकते हैं। अच्छा, नहीं मैं वो करता हूं ना बेटा, वो करता हूं, वो सब करता हूं मैं। तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं, आंसर दिखा दूं पहले। Therefore, the decision of board of director announced 15% is valid. अब जितने भी लोग इनवैलिड कह रहे थे वो सारे गलत है। अब प्रूव करना होगा कैसे? अब करिए कि काम करे। कितने लोगों को लग रहा था कि वो कर सकते थे? इतने कम लोगों को लगता है कर सकते हैं, बाकी सब लोग को लग रहा है कि नहीं कर सकते। तो जितने लोग नहीं कर सकते ऐसा बोल रहे थे वो सारे गलत है। अब जानना होगा कि कैसे। सब बेटा सब तो सिंपली लिखा हुआ है। एक एक चलो, एक एक स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप बोलो बच्चों, क्या है? नहीं, एक एक स्टेप बोलो। स्टेप नंबर 1 क्या है बताओ? एवरेज ऑफ, हाँ कितना एवरेज इनका? अब 25% किसका लेना पड़ेगा? पीएससी। पीएससी कितना है यहाँ पे? एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट 2 करोड़ बराबर है। अरे 2 करोड़ लिखा है ना, और 10 करोड़ रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? उनका पेड, कई लोगों ने यहीं पे गलती होगी। द पेड अप शेयर कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व 31 मार्च 2015 के दिन 2 करोड़ और 10 करोड़ था। इसका मतलब 2 करोड़ क्या था और 10 करोड़ क्या था? तो बताओ बच्चों, 2 करोड़ से मल्टीप्लाई करो क्या नहीं? तो ये कितना हुआ? मतलब इन एनी केस इट शुड नॉट बी मोर देन स्टेप 1। अब ये क्लियर है? आ गया। मैं स्टेप नंबर 2 करूंगा। बोलो बच्चों, स्टेप नंबर 2, 10% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस पेड अप शेयर कैपिटल। फ्री रिजर्व कितना है? 10 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़। 10 करोड़ 10% ऑफ 12 करोड़, 1.2 करोड़, 120 लाख। ठीक है ना? बराबर है भाई, इज इक्वल टू 120 लाख। ये स्टेप नंबर 2 अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब ये तो एक ही कंडीशन है, और वो लिखना है ना मुझे। और ये तो स्टेप नंबर 2 का ए हुआ। अब भी क्या है भाई? सॉरी, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। वो कितना है? ये कितना है? ये 30 लाख इसका जवाब नहीं है। 30 लाख इतनी अमाउंट रिजर्व में रहना चाहिए, समझे? शायद से यही दाल में काला हुआ था। मैं समझ गया, ये यही विकेट गई ना आपकी। मैंने पहले बोलता ही इतना पैसा उसमें रहना चाहिए, है ना? तो अभी क्या अपना फ्री रिजर्व कितने बच्चों? फ्री रिजर्व कितने? अरे पूरे कितने? अब क्या बोल रहा है? कितना डिविडेंड में दे सकता हूं? 10 करोड़ में से 30 लाख इतना पैसा रहना चाहिए। मतलब 9.7 करोड़ अर्थात 970 लाख डिविडेंड दे सकता हूं। अब जितने लोग, मुझे पता है यही विकेट गई आपकी। मुझे 99% कह रहा हूं। आपको क्या लगा आपने 30 लाख लिख के खत्म कर दिया? वो 30 लाख नहीं है बच्चों। 30 लाख इतना रुपया वहां पे बचा रहना चाहिए, बचना चाहिए, शिल्लक राहिले पाहिजे। 30 लाख रुपए शिल्लक उरले पाहिजे डिविडेंड गेल्यानंतर, ऐसा उसका मतलब हुआ। वो 30 लाख डिविडेंड नहीं है। अमाउंट ऑफ 30 लाख शुड बी लेफ्ट इन द रिजर्व आफ्टर यू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। तो 10 करोड़ आपके रिजर्व में है, 30 लाख बचा के रखना है, तो कितना खर्चा कर सकते हो आप? 10 करोड़ आपके पास थे, पापा ने बोला बेटा 30 लाख रखना, बाकी सब उड़ा सकता है। तो कितना उड़ा सकता है? 9 करोड़ 70 लाख उड़ा सकता है ना। तो यहां का अमाउंट 970 लाख आएगा। अब दोनों का लोअर क्या हो जाएगा? एक तो 970 लाख और ये 120 लाख।
ये कहां का आंसर है? बोल रहे भी नहीं। ये स्टेप नंबर 2 का आंसर है। अब आगे बोल दो मुझे। अभी स्टेप नंबर 3 करूंगा मैं, करंट ईयर का लॉस। अब जरा क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। क्या इस क्वेश्चन में करंट ईयर का लॉस है या नहीं है? है या नहीं है? एक मिनट, एक मिनट। आपने पढ़ा वहां पे क्या लिखा है? अंडरलाइन करो करंट ईयर के लॉस को। कितना लॉस है करंट ईयर का? लिखा है बुक वहां पे, यहां पे लिखा हुआ है भाई। मैं थोड़ी ना अपने मन से बोल रहा हूं। बताओ आपने गलती कहां पे करी? स्टेप 2 में गलती हुई कि 3 में गलती हुई? 2 में। कितने लोगों की 2 में गलती हो गई? और वजह क्या थी वो गलती की? वो आपने उसको 30 लाख पकड़ा क्या? यू डिड नॉट कंसिडर 9.7। ओके, नो प्रॉब्लम, चलता है। देखो गलतियों से तो इंसान सीखेगा, और हम चाहते गलतियां हो, तो अब ये गलती वापस रिपीट होंगी ही नहीं। अब वो दिमाग में बैठ गया ना, आपको हर्ट हो गया, ये तो चिल्लर था, मुझे आया नहीं, इमोशनली हर्ट हो जाता है। अच्छा ये था क्या? ओके साला अगली बार तो ठोक दूंगा मैं। अगली बार गलती नहीं होगी ना, इस बार अपने एग्जाम थोड़ी ना चल रही है, होने दो गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बता दो क्या करना है मुझे, बोल दो मेरे बच्चों। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 लॉस ऑफ द करंट ईयर, लॉस ऑफ द, तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर का तो 0 है, प्रीवियस ईयर 0 है, और ये कितना है? तो कितना हुआ? स्टेप नंबर 3 खत्म हो गया मेरा। अब स्टेप 4 बोलिए। अब वो जो लोअर आया था, वो स्टेप 2 का जो लोअर था वो 120 लाख था, माइनस स्टेप 3 हुआ, ये तो 20 लाख हुआ, अर्थात एक खोका, अर्थात एक खोका। अब एक खोका 4 का आंसर है, मतलब 1 करोड़ तक डिविडेंड दे सकता हूं, बट स्टेप 5 में क्या लिखा था? वो स्टेप 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टेप 4 एंड स्टेप 1, अब ये कितना है भाई? 1 करोड़, और ये कितना है? विच एवर इज, अब कितना है? 50 लाख, मतलब कंपनी 50 लाख तक का डिविडेंड दे सकती है। अब अपने को मालूम ही नहीं डिविडेंड दे रहा कितना है, क्वेश्चन में नहीं क्वेश्चन देगा कि कैसा जानबूझ के आईसीआई का देगा कि कमीनापन देखिए, वो नहीं दिखा कितना दे रहा है, 15% देना चाहती। बताओ, ये भी नहीं पूछा कितना डिविडेंड दे रही है, ये नहीं बोला, तुमसे नहीं पूछा कितना दे सकती, वो ये बोल रहा है हम 15% दे रहे, बताओ हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो आपको 15% भी निकालना पड़ेगा दिखाने पे। हाउ एवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनाउंस द डिविडेंड ऑफ 15%, तो हमें बताना है कि 15% सही क्या नहीं। तो 15% किसका निकालते भाई? कितना? तो कितना हुआ है? अब मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? और ये कितना है आंसर? ये आंसर कितना है? 30 लाख। तो 50 लाख तक का दे सकते थे, दिया कितना? तो सही किया कि गलत किया है? तो आंसर वैलिड ही है ना। देखो ये वैलिड है। आपको अगर इनपुट सही होंगे, देखो अपन ने जो बीच बीच में स्टेप स्टेप लिखा ना, एबीसीडी पर देखो अपने ही आंसर है बीच बीच के। देखो 1.2 करोड़ है ना, इधर देखो ना, कहीं तो आया होगा 9.7 आया होगा, कहीं तो दिख रहा नहीं मुझे। हाँ देखो ये 9.7 करोड़ है ना। अरे अपना ही है, सिर्फ उन्होंने क्या करा है, थ्योरी में लिख के दे दिया। अरे ये ऐसा नहीं समझ पाओगे आप, वो स्टेप वाइज याद रखना जो मैंने आपको पढ़ा है, ये मत याद रखना, क्योंकि ये जो है ना, कौन सा स्टेप वाइज जो मैंने दिया ना, नहीं ऐसा नहीं लिखने का, अपन ने जैसा लिखा वैसे, क्योंकि ये जो लिखा ना ये समझने लायक नहीं है। आईसीआई तो देखो प्रैक्टिस मैनुअल आईसीआई नहीं बनाती, आईसीआई काम मेरे जैसे लोगों को अलॉट करती है। जैसे जितने भी कंपनी लॉ में होशियार लोग होंगे उनको बोलेंगे भाई तू ले ले, तू एक चैप्टर बना दे, तू एक चैप्टर बना दे। आईसीआई क्या है, इतना बड़ा सिलेबस खुद पीएम ऐसे के 50 लोग थोड़ी बैठ के बनाते। वो मेरे दोस्त की भाभी वो प्रैक्टिस मैनुअल बना रही थी लॉ का, आईडीटी का। तो मैंने कहा तुम कैसे? बोले आईसीआई ने बोला मैं बना रही हूं। तो मैंने कहा तुम? बोले मेरे को जितना समझता उतना बनाती हूं मैं, जितना समझता है मुझे उतना बनाती हूं मैं, मेरे नॉलेज के हिसाब से।
इसका मतलब श्योर शॉर्ट पीएम सही है ऐसा, उसकी गलतियां भी, पर हमारी गलती नहीं है, उसकी मेथोडोलॉजी अलग है हमारे। पर हमेशा कौन प्रिवेल करेगा? पीएम। सॉल्व करने में नहीं, आंसर में। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था, कौन सा, कि गवर्नमेंट कंपनी वो बोल रहे हैं रिजर्व का यूज करके मतलब अगर लॉस है तो यूज नहीं कर सकते। उसका मतलब क्या था कि रूल 3 का फॉलो नहीं करना चाहिए, पर वो दे सकती है। पर पीएम में क्या लिखा था? नहीं नहीं, अगर उनको ये है ना तो वो डिविडेंड दे ही नहीं सकती। ऐसा कौन कह रहा है? मतलब इस साल में लॉस अगर है, पीएम कह रहा है इस साल में लॉस है तो गवर्नमेंट कंपनी, ऐसा पीएम में लिखा है। सही मतलब क्या है? दे ही सकती है, सिर्फ रूल 3 फॉलो नहीं करना चाहिए। उस केस में आप वही करेंगे जो मंजूरी पीएम होगा, क्योंकि जो पेपर चेकर होगा ना वो भी पीएम और मॉड्यूल लेके बैठा हुआ है। अब आप बोलेंगे फिर यहां पे तो अलग तरीका नहीं बात करो, मैं ये तो मेथोडोलॉजी है यार। अब तुम अकाउंट्स में जाओगे, हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। अकाउंट्स में तो एक क्वेश्चन करने के 4 तरीके होंगे। फिर अभी ये टीचर ने अलग पढ़ा, ये टीचर ने, जवाब सबका टैली होगा। तो अब वो टेंशन ना लो, व्हाट इज द मेन आंसर दैट शुड बी सीन। बराबर है ना? ये क्वेश्चन खत्म हुआ बच्चों, अच्छे बच्चों ना, इज इट ओवर? आगे बढ़े? वाओ, फैंटास्टिक, लवली, बहुत ही मजा आया मुझे पढ़ा के। आओ बच्चों, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। हाँ पूछो, क्या नहीं, बोलो ना। ये भी खत्म हो गया। डिपॉजिटिंग अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अरे ऑलरेडी वो स्लाइड पे क्या था ना, वही है। अभी मान लो ये चैप्टर अपना जो है ना 60% के आसपास हो गया। फिर इतना हो गया, अरे मैंने आपको बहुत पढ़ा दिया है, अब मेरे को सिर्फ रीड आउट करना है। अब आप जरा देखो ना, ये सब हो गया मेरा, ये सब पढ़ा के हो गया मेरा। अब मैं फटाफट पढ़ाऊंगा, आपको खत्म हो जाएगा। कहां पे हूं मैं? देखो देखो देखो, यहां तक पढ़ाना है मुझे। बस आखिरी पेज नंबर कौन सा है अपना? 169। और हमारा कौन सा चल रहा है अभी? 160। अब देखो आज 2-3 पेजेस और हो जाएंगे, बिकॉज अपना जो अभी तक जो पढ़ रहे हैं हम बड़ा क्रिटिकल पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को हमने समझा है। अब देखो ये चीज तो हो ही है। बताओ बच्चों, डिपॉजिट कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। कहां पे करेंगे? वही लिखा है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग, कम ऑन एवरीबॉडी नाउ, इंटरिम डिविडेंड अंडरलाइन कर दीजिए, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो बच्चों, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो। सर पर हमें तो इंटरिम डिविडेंड मालूम है ना क्या है सर? 2 एजीएम के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है ना। आओ मेरे पास, सभी लोग मेरे पास आएंगे इस स्लाइड के साथ में। कौन सा पेज नंबर है भाई? Oh my God, check it out baby, what is this? आप अच्छे से पहली लाइन पढ़ो, फिर हम लोग साथ में पढ़ेंगे, ओके? अच्छे बच्चे हो ना? चलो चलो चलो, एनर्जी लो क्लास में, चलो एवरीबॉडी कम ऑन नाउ, चेक इट आउट। मीनिंग क्या लिखा है? डिविडेंड, ये ऐसा डिविडेंड है जो एजीएम में आता है। कौन सा? फाइनल डिविडेंड। और इंटरिम कब आता है? एजीएम तक की भी हमें सबर नहीं, क्या बोलेंगे? सबर हो, क्या बोलेंगे? और हाँ, पेशेंस नहीं, मराठी में क्या बोलेंगे? संयम। संयम तो हिंदी वर्ड हो गया है। धीर नहीं हो बोल, तो हमें इतनी वो हो गई एक्साइटमेंट कि अभी अगला एजीएम आने तक भी हमें सबर नहीं, हम उसको कर देंगे डिक्लेयर, है ना? 2 एजीएम के बीच में। अगला पॉइंट प्रोसीजर। 1 मिनट बताइए भाई और फाइनल डिविडेंड को प्रपोज कौन करेगा? बोलो, अप्रूव कौन करेगा? पर जब मैं इंटरिम की बात करता हूं, प्रपोज भी बोर्ड ही करेगा। सर अप्रूवल के, देखो भाई हम लोग एजीएम नहीं बुला रहे ना, तो अप्रूवल भी वही करेंगे। सर इतनी पावर किसने दी उनको? लॉ ने। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तुमने इतना विश्वास किया, तो कुछ काम उनके ऊपर भी छोड़े कि भाई हर चीज के लिए हम लोग जनरल मीटिंग बुलाना। हाँ, पर ऑब्वियसली उनको बाद में एजीएम में खुलासा देना पड़ेगा कि ऐसी क्या ग्रैंड मस्ती हुई थी कि तुमने इंटरिम डिविडेंड दिया। मतलब ही इज आंसरेबल। पूछ नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है, बोलो ना, जनरल मीटिंग बुला के शेयर होल्डर को नहीं पूछा, इसका यह मतलब नहीं है कि जब एजीएम होगा, एजीएम में बोलेगा ना साहब ऐसे ऐसे हुआ था, इसके चलते हमने इंटरिम डिविडेंड दिया था, ताकि सबको पता होना चाहिए ऐसे क्या इतनी मस्ती हो गई थी।
आगे तीसरी बात, रेट ऑफ डिविडेंड। इधर आओ मेरे बच्चों, बताओ बच्चों, रेट ऑफ डिविडेंड कौन डिक्लेयर करेगा, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और कौन अप्रूव करेगा? क्या वो कम कर सकते हैं क्या वो बढ़ा सकते हैं क्या? देखो, बोर्ड प्रपोजेस मैक्सिमम रेट, मेंबर्स में क्या लिखा है? दे कैन नॉट इंक्रीज, मे रिड्यूस, recommended by the board, but they cannot increase it. Did you understand? पर interim dividend क्या लिखा है? Rate of dividend shall be subject to such section. क्या लिखा है सेक्शन? ओ 123 जो interim dividend होगा वो 123 सबसेक्शन 3 के हिसाब से होगा। अब हमें सबसेक्शन 3 देखना है बस 1 मिनट के बाद में। ओके, आगे बढ़ेंगे। सोर्स ऑफ डिविडेंड, बच्चों कहां से आएगा पैसा इसके लिए? डिविडेंड डिक्लेयर्ड आउट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर और रिजर्व। समझा नहीं मैं? एक तो ये प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, अरे बात की ना हमने, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट या पिछले साल या फिर गवर्नमेंट भी दे सकती है। इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट दैट इज ऑनगोइंग ईयर। क्या समझा? जनरली इंटरिम डिविडेंड इंसान कब देता है कि मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं कब बताऊंगा। कभी होता ना आपने बहुत अच्छा काम किया, मम्मी को जाके कब बोलूं कब नहीं। मान लो गलती से आप कोई टेस्ट में नंबर 1 आ गए, तो सीए फाइनल के रिजल्ट तक वेट नहीं करोगे या सीए आईपीसी के, अभी बोलो मम्मी बाकी तो पता नहीं, ये टेस्ट में तो नंबर 1 आया। समझ में आ रहा है? तो ये कब बताओ इंसान इंटरिम कब देगा? आप ही बता दो, लॉस भरी हालात में देगा या प्रॉफिट भरी हालात में? जनरली द ट्रेंड इज इंटरिम डिविडेंड्स आर इश्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली व्हेन यू जनरेट सम प्रॉफिट। फिर आपको लगता है इतना प्रॉफिट कमा ही लिया, जो साला पिछले 2 साल में जितना कमाया था इस क्वार्टर में कमा लिया मैंने, जैकपॉट लग गया होगा कोई, जैसे पेटीएम का हुआ फॉर एग्जांपल, जैसे नोटबंदी हो गई, साला इतना पैसा पेटीएम ने 4 साल में नहीं कमाया उतना नोटबंदी के बाद में कमा लिया। पेटीएम करो, 3 महीने में पेटीएम का बिजनेस 400% से ग्रोथ हुआ था। सही ना? उस जमाने में पैसे ही नहीं थे, लोग पेटीएम कर रहे थे, चाय वाला भी पेटीएम से पैसे ले रहा था। एक जमाना आया था ना 2-3 महीने जब नोट नहीं, तो एक शूटअप हो गया बिजनेस। तो आपको लगता ना अब मैं कब बोलूं कब नहीं, इतना प्रॉफिट हो, चलो इंटरिम डिविडेंड। तो कभी कभी आपके साथ में ऐसे किस्से हो जाते हैं कि ड्यू टू विच यू फील दैट, तो जनरली इंटरिम डिविडेंड कब दिया जाता है? पर ऐसा नहीं कि जब लॉस हुआ तब नहीं दिए जाते। हमने ये दावा नहीं किया, लॉस में भी आप दे सकते हो, पर जनरली ट्रेंड इज हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम। पर कभी होता ना कुछ लोगों को खुजली होती है, लॉस भरी हालात में अपनी कंपनी का स्टेटस दिखाने के लिए, भाई हम लोग इतने भी गिरे नहीं, अपनी हवा करने के लिए लॉस में भी वो क्या बोलेंगे? इंटरिम डिविडेंड। हालांकि कुछ चमत्कार नहीं किया, कंपनी लॉस में चल रही है, इंटरिम डिविडेंड हवा झांकी करने के लिए रे, अपना इंटरिम भी आ रहा है, इसका मतलब कि हम बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि परफॉर्म कुछ किया ही नहीं है, पर जनरली प्रॉफिट से होता है। समझ गए आप लोग? वेरी गुड, ये क्लियर है? कोई शक सवाल? बिल्कुल नहीं है। अब बताओ मुझे एक बात पूछो, इंटरिम डिविडेंड दिया तो क्या तब भी 5 दिनों के अंदर वो शेड्यूल बैंक में जाना चाहिए? जो डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड के जो 5 दिन, 30 दिन, 7 दिन, अनपेड, वो सब जो लिखा था ना, वो सारे के सारे मुटाटिस मुटांडिस इसको एप्लीकेबल है। मुटाटिस मुटांडिस समझता है? जैसे के वैसे, मुटाटिस मुटांडिस बोलो। ए क्या बोल रहे? मुटांडिस बोल रहे? मुटाटिस मुटांडिस मतलब क्या? जैसे की वैसे, उसको लॉ में ऐसी टर्मिनोलॉजी है, मुटाटिस मुटांडिस बोलो। मोटाटिस नहीं बेटा, मुटाटिस, मोटाटिस नहीं, इट इज अ मुटाटिस एंड मुटांडिस। ओके, एनीवेज, मुटाटिस मुटांडिस जो फाइनल डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल ना, वही कंडीशंस किसको एप्लीकेबल हो गई? वेरी गुड बेबी, कम हियर सोनू, सोनू कहां पे हो यार सोनू? तुला माझ्यावर भरोसा है ना? शाल बी डिपॉजिटेड इन, क्या लिखा है देखो ना, इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शाल बी डिपॉजिटेड इन, अंडरलाइन द वर्ड बेबी, शेड्यूल बैंक इन अ सेपरेट अकाउंट। कितने दिन में लिखा है बच्चों? सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वो तो हम वो बोला था ऑलरेडी। दिस सबसेक्शन शॉल नॉट बी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट। देखा क्या? जातीय भाई और बहनों, मोर्चा करेंगे, आंदोलन करेंगे,
सारा गंदा काम किसके लिए है? जो गवर्नमेंट कंपनी ने साला मतलब आईआरसीटी से डिविडेंड डिक्लेयर करे, उनको जमा करने की जरूरत नहीं। सेल भेल करे, उनको डिविडेंड जमा करने की जरूरत। सारे गवर्नमेंट भी कितनी चालाक है। सारे जो सख्ती वाले कानून है ना, वो आम जनता के लिए, और गवर्नमेंट के लिए नहीं। गवर्नमेंट तो नहीं पैसे डुबा सकती है। तो गवर्नमेंट ने डिविडेंड डिक्लेयर करा भी, तो दे आर नॉट सपोज टू। एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछा होंगे एक बार? गवर्नमेंट कंपनी हैज इशूड डिविडेंड, however they have not deposited funds in separate bank. Do you think it is punishable offense? तो ऐसा पूछेंगे ना। तो अब आम जनता को अगर ये याद नहीं है कि गवर्नमेंट का, तो इसलिए गवर्नमेंट की वाली चीजें पहले दिमाग में रखना। ये गवर्नमेंट को ये छूट है। पूरा कंपनीज एक्ट है ना, इतनी सख्ती वाले सेक्शन बनाए और नीचे लिखा है एक्सेप्शन गवर्नमेंट कंपनी। बहुत बजाएंगे, मारेंगे, ठोक देंगे, एक्सेप्शन गवर्नमेंट कंपनी। कत्लेआम हो जाएगा, मर्डर आम हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ठोक ठोक के मारेंगे, एक्सेप्शन गवर्नमेंट कंपनी। मतलब सारा आम आदमी को नहीं, उनका भी क्या बोलना है। जैसे आम आदमी को एग्जांपल देता हूं, आम कंपनी को 50 करोड़ फाइन। अब गवर्नमेंट कंपनी को 50 करोड़ फाइन लगाए, तो फिर 50 करोड़ फाइन देगी, किसके पास जाएगा? तो फिर फाइन लेते क्यों ना? हमारा ही ट्रांजैक्शन बढ़ता है, देंगे वापस उधर ही आएगा। दे रहा कौन? गवर्नमेंट। जा रहा किधर? तो उन्होंने और सिंपल कर दिया, बोले कोई टेंशन नहीं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आगे बढ़ेंगे। पेमेंट, सर ये तो ऑलरेडी पढ़ा है। हम कह रहे हैं ना ऑलरेडी पढ़ा है, चैप्टर काफी हो चुका है अपना, मुझे सिर्फ रीड आउट करना है। डिविडेंड्स आर पेबल इन कैश, होगा नहीं? कैन वी मेक द पेमेंट इन कैश? यस, नो डाउट। डिविडेंड दैट आर पेएबल टू द शेयर होल्डर इन कैश मे बी पेड बाय चेक, सालेल, और वारंट। चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड चलेगा। वहां पे लिख दो नो पोस्ट डेटेड चेक, नो पोस्ट डेटेड चेक। आगे और dividend shall be payable only to, come on everybody now, registered shareholder, underline the word registered shareholder, or to his order, या फिर उसके, आपको तो नहीं ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, याद भी आपको। आगे बढ़ना। नथिंग इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 123 shall prohibit। ये इतना दर्दनाक सेंटेंस स्टार मार्क कर दो, इसमें बहुत अंदर घुसना पड़ेगा, जल्दी से समझ में नहीं आएगा। मैं वापस से कह रहा हूं, डेंजरस जोन है। और जब मैं कहता हूं ना डेंजरस है, तो स्टार मार्क भी रेड कलर से होना चाहिए। पढ़ाई करने का तरीका चेंज करो। सारा हिंदुस्तान पढ़ाई करता है, 5 से 10% लोग होते हैं। कई पूरे इंडिया के कोपचे कोपचे में, गांव गांव में लोग ट्यूशंस लेते हैं। सारे लोग ट्यूशन लगाते। आईपीसीसी का हार्डली 2% बच्चा होगा जो क्लासेस नहीं लगाता। पूरा इंडिया क्लास लगाता है, फिर भी 5 से 10% लोग होते हैं। मतलब 100% लोग क्लासेस लगा रहे, 100% लोग पास नहीं होते। समझता है? कौन से लोग पास होते हैं? क्लास में जिसने लिखा ढंग से, उसको रिकॉल होगा ढंग से, एग्जामिनेशन में लिखा गया ढंग से। आपने क्लास में, आपको लग रहा है ये तो मुझे याद रहेगा, याद रहेगा अभी 1-2 महीने। आप जानते हो इसके अंदर एग्जामिनेशन, बताओ रे कितने दिन एग्जामिनेशन है आपकी? 8 महीने। आपको कल खाया याद रहता क्या? ढोकलो। आपको कल खाया क्या? वो भी रुको, मैंने क्या खाया था कल? हाँ, ये 240 दिन के बाद याद करना है। हम जो कह रहे हैं, लिखने पे विश्वास करिए, हर चीज लिखना। हम 10-10 बार करें, हमारा एक्सपीरियंस है। हम 2 बार आईपीसीसी में फेल हुए, हमारी ग्रैंड मस्ती की वजह से। हमें किसी ने कहा ही नहीं, हमारे खानदान में किसने सीए नहीं किया। हमारी खानदान के हम पहले ऐसे चिराग है जिन्होंने सीए करने का साहस किया, पास हुए। यहां पे कितने लोग हैं फैमिली में पहली बार सीए कर रहे हो? मतलब आपके इतने लोग हैं। तुम ही चिराग हो, तुम ही जोत से जोत जला। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ज्योति तुमने जलाई, तुम्हें नॉलेज कुछ नहीं है। देखो ज्ञान घर वाले, देखो मम्मी ने स्कूल का ज्ञान दिया, बेटा ऐसे पढ़ाई कर। भैया ने कॉलेज का दिया, सीए का कोई ज्ञान देता ही नहीं। सीए कर रहा है, बेटा अच्छे से पढ़ना। इतना ही बोलेंगे, अच्छे से कर ले, अच्छे से कर ले। वो ये नहीं बोलेंगे अंदर जाएंगे ना, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। मम्मी ना बोले ना पापा, क्योंकि उनको क्या बोलते हैं, भाई तू कर बेटा अच्छा। क्योंकि हम तो इतना ही बोलेगा, पर स्कूल में मम्मी डंडे से मारती थी, बेटा ये पढ़ाई कर, क्योंकि ऐसे पढ़ना पड़े, क्योंकि मम्मी ने भी वो पढ़ा हुआ है। यहां पे सबके नॉलेज खत्म है। हमारे 2 अटेम्प्ट लग गए हमारे खुद की ग्रैंड मस्ती की वजह से। हम पढ़ रहे थे 16 घंटे पढ़ाई हमने, ग्रुप क्या बोलते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी किए, फेल हो गए। सेकंड अटेम्प्ट में किए, फेल हो गए। पता नहीं हम ये समझ रहे थे हम जो तरीके से कर रहे हैं
वो दुनिया का बेस्ट तरीका है। वो आयशा ने बता दिया कितना अच्छा है। आयशा ने बोला तुम्हारी लायक ही नहीं है, औकात नहीं है, तुम जाओ थोड़ा सा। हम आम जनता जो सीए के बैकग्राउंड से नहीं है, वो ये समझ बैठती कि 12th में मैंने जैसे पढ़ाई की वो पढ़ाई से मैं कर लूंगा। वो तरीके ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। प्रॉब्लम इज नॉट यू आर नॉट स्टडिंग, प्रॉब्लम ये है द वे यू आर स्टडिंग। तरीका सही नहीं होता है। सारा बच्चा 12 घंटे क्लास करेगा, थक के घर पे जाएगा, पर हर 12 घंटे काम करने वाला बच्चा पास नहीं होता। आपके आसपास वाले बच्चे पास हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं। आप बोलेंगे ऐसा हमारे साथ क्यों? हम भी तो ध्यान दे रहे। ध्यान क्लास में दे रहे हो ना। क्लास में समझा हुआ क्या गारंटी एग्जामिनेशन में याद आएगा? कब आपका क्लास वर्केबल है बताओ? एक आपसे एक सिंपल छोटे बच्चों को पूछा, बेटा सर बोले भैया हम जो क्लास में पढ़ते हैं एग्जामिनेशन में याद आया तो काम का है। क्लास में बहुत समझा, ऑसम, एग्जामिनेशन में याद है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 पूरा आग लग गई, एग्जामिनेशन में याद ही नहीं है। क्लास में बहुत समझा था, जरूरी क्या एग्जामिनेशन तो याद रहेगा? इसलिए क्या करना चाहिए? 3rd अटेम्प्ट में पास हुआ एपीसीसी, क्योंकि मुझे समझा, तब किसी ने समझा कि पढ़ाई ऐसे करना चाहिए। उसके बाद में कभी फेल ही नहीं हुआ। फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। सीएसबी कभी फेल नहीं हुआ, लॉ कभी फेल नहीं हुआ, सीसा कभी फेल नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज नहीं समझी थी कि पढ़ाई, जिस दिन समझ गया ना पढ़ाई कैसे करते हैं, उसके अंदर फेलियर ही नहीं आया। हालांकि 3rd अटेम्प्ट में कम नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई किया था, पास हुआ, वो भी ज्यादा नंबर से पास हुआ। समझ में आ रहा है? सिटिंग इन द क्लास डज नॉट मीन यू आर डन विथ एवरीथिंग। क्लास में ऐसा बैठना ना, कोई भी, मेरी क्लास है किसी का भी, इतना बुक में लिख देना, इतना लिखना कि मैं भूल भी जाऊं, मेरा पूरा ब्लैंक भी हो, हार्ड डिस्क करप्ट भी हो गया ना, नो प्रॉब्लम। मैं जब घर पे किताब वापस खोलूंगा ना, मुझे सारी चीजें याद आ जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं 8 महीने तक आपका दिमाग सब दिमाग में नहीं रख पाएगा। ये कब रिवाइज करूंगा मैं आपको? मैं डेट बताता हूं, एग्जैक्ट डेट। अभी क्या चल रहा है? जनवरी 31 तक आपकी क्लासेस क्या चलोगी ग्रुप 2 की। 1 फरवरी के दिन आप घर जाओगे, अपने घर पे पढ़ाई करोगे, तब आपको लॉ के यही चैप्टर खोलोगे, डिविडेंड। आपको 1 फरवरी के दिन यही कॉन्सेप्ट याद आएगा, क्या गारंटी? इसलिए क्या करेंगे? मेक श्योर यू आर राइटिंग एवरी माइन्यूट थिंग, नॉट इन माई ओनली माई क्लास, कोई भी क्लास, कोई भी टीचर की कर रहे हो, मेक श्योर तुम पूरा लिख रहे हो। ये जब भी लगता है ये भूल सकते हो डाल, ये भूल सकते हो डाल। क्योंकि टीचर ने बहुत पढ़ाई करके पढ़ाया होता, तो कुछ चीजें किताबों में लिखते नहीं, वो बातों बातों में बोल जाता है। मैं टीचर हूं, मैं ऐसा नहीं कि घर से पढ़ के आके आपको डायरेक्ट ठोक रहा हूं, 1 घंटा पढ़ाई किया। मैंने बहुत रिसर्च मारा है तब जाके पढ़ा रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी पढ़ा रहा हूं जो बुक में भी नहीं है। फिर वो क्या काम है आपका? मेक श्योर कि यार ये चीज बहुत अनशन, क्या मजा आ गया, लिख दे। घर पे जाके लिखोगे तो 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 5 सब्जेक्ट, घर पे जाके टाइम ही नहीं है। मेक श्योर यू आर सो एक्टिव इन द क्लासरूम, यू आर राइटिंग एवरीथिंग। जिसने किताबें कंप्लीट कर ली ना क्लास में, वो जब रिवाइज करेगा ना फरवरी में, उसको लगेगा कितना इजीली मैं रिवाइज कर। और जिसकी किताब अच्छी नहीं है, उसको एक एक सब्जेक्ट को 20-20 दिन 25-25, वो बोलेंगे खत्म ही नहीं हो रहा मुझसे, बिकॉज हौले तूने लिखा ही नहीं ढंग से, तुझे क्या याद आएगा? तू इतना लिख दे क्लास में कि जब तू रिवाइज करेगा ना, तो तुझे तेरा, देखो मेरा जो प्रिंटेड है ना वो जल्दी से समझ में नहीं आएगा याद, पर आपकी लगाई हुई जो चिट्ठी है, आप देखो आपका लिखा हुआ आपको बहुत जल्दी से रिकॉल होता है, क्योंकि आपने लिखा है उसको, आपके शब्द आपको समझ में आते हैं। इसलिए क्या करेंगे? क्लासेस पूरा इंडिया का, यकीन माने मैं पूरे भारत में पढ़ाता हूं, हर कोई बच्चा, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा पास नहीं होगा। दिस इज ह्यूज कॉम्पिटिशन। 1,10,000 लोग बच्चे आईपीसी एग्जामिनेशन देंगे, पास सिर्फ 10,000 होंगे। 1 लाख बच्चा फेल होने वाला है। कौन से बच्चे फेल होंगे? वही बच्चे। क्लास सब लोग लगाएंगे, मेहनत सब करेंगे, पास सब नहीं होंगे। नीतिमत्ता बदलिए। अगर आपको क्लास में मन नहीं लग रहा ना, आप लगता मैं लिख नहीं रहा हूं, कुछ नहीं मेरा मन, क्लास में आओ मत, मजे करो। पर क्लास में अगर आए ना, पूरा लिखने का, चिट्ठियों पे चिट्ठियां भरने की, ऐसे मस्त लिखने का। आपकी बुक आपको फेवरेट लगना चाहिए। क्या बुक बनाई मैंने, अलग अलग पेन, उसमें सारे स्टेशनरी, अंडरलाइन, ये वो। अभी 15-20 दिन हुए आपकी ग्रुप 1 के। अभी मैं बोल रहा हूं ना बहुत फायदे, क्योंकि आपके 4 महीने 5 महीने और, ये तो फर्स्ट महीना चल रहा है, अभी तो 5 महीने तक यही करते रहोगे। अभी तो ग्रुप 1 ही शुरुआत हुई है, 5 महीने तक ऐसी क्लास करना है। सोचो कितने दिमाग में चीजें लोगे आप। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसमें होती है? ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 तो भी थोड़ा बहुत याद रहता, बिकॉज ग्रुप 2 के तुरंत होने में आप वापस पढ़ाई करते, तो ग्रुप 2 के बाद में एग्जामिनेशन उतने दूर नहीं है, पर ग्रुप 1 के बाद में बहुत दूर है। कुछ लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ग्रुप 2 इतना प्रॉब्लम वाला नहीं है, क्योंकि ग्रुप 2 के तुरंत बाद एग्जामिनेशन है। इसलिए क्या करेंगे? मेक श्योर
लिखेंगे। अच्छे बच्चे हो ना, पढ़ाई करेंगे। और बच्चों क्या लिखा है अब देखो अंदर जाके, नथिंग इन सबसेक्शन 5 और सेक्शन 123 शैल प्रोहिबिट। अब ऊपर क्या लिखा था, वो कैश में चाहिए। ए सुनो ना, क्या लिखा था, कैश में चाहिए, ये वारंट में चाहिए। बताओ कि कंपनी बोनस दे सकती है? इन्होंने तो लिखा कैश में चाहिए। ए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस? मतलब 1:1 का बोनस दिया, मतलब क्या? एक शेयर के बदले में एक शेयर। तो आपने 500 शेयर्स लिए थे इन्फोसिस के, तो 500 और मिल जाएंगे। तो यहां तो लिख रहा है शेयर्स दे ही नहीं सकते, तुम कैश ही दे सकते हो। अरे सर, ये डिविडेंड की बात कर रहा है। बोनस एक ऑल टू द डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। डिविडेंड के बदले में शेयर नहीं दे सकते, पर जिसको बोनस देना है वो तो दे ही सकता ना भाई। डिविडेंड के बदले में कैश दूंगा, एनईएफटी दूंगा, डिविडेंड वारंट दूंगा, चलेगा। डिविडेंड के बदले में शेयर्स दे सकता हूं क्या? अरे डिविडेंड के बदले में यार, पर मान लो डिविडेंड दे चुका हूं मैं, अब मुझे बोनस देना है, अब मैं शेयर्स दूंगा, दे सकता हूं क्या? यही उसका मतलब है। पर देखो कैसे गंदा इंग्लिश में लिखा है। नथिंग, सेक्शन की शुरुआत ही नेगेटिव से हो रही है। नथिंग इन सबसेक्शन 5(123) shall prohibit the capitalization of profit. What is the meaning of capitalization of profit और reserves? बोनस शेयर। कुछ लोगों को बैलेंस शीट समझ में आ रही होगी तो समझ में आ रहा होगा। आप अगर बैलेंस शीट में कभी देखिए हो ध्यान से, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा। जितने लोग अकाउंट्स अच्छा ध्यान देना, बाकी लोगों को नहीं भी समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा देखो, ये बैलेंस शीट है, यहां पे मेरे पास में रिजर्व्स है 1000 करोड़, और मेरे पास में पेड अप शेयर कैपिटल है मान लो 2000 करोड़, ठीक है ना। अब मैं मान लो इसको लिखता हूं 400 करोड़, फॉर एग्जांपल 400 करोड़ के, 400 करोड़ का। अब मुझे 1:1 का बोनस देना है। थोड़ा बैलेंस शीट में बताओ कहां पे मूवमेंट होगी। अब जब तुम शेयर्स इश्यू करोगे तो ये 400 करोड़ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 800 करोड़। ये बैलेंस शीट टैली नहीं होंगी आप, क्योंकि ये 400 करोड़ आपने सिर्फ लायबिलिटी में बढ़ा, एसेट में तो बढ़ा ही नहीं। तो आपको ये रिजर्व में से माइनस करना पड़ेगा। अब ये 600 करोड़ हो जाएगी। तो आपने जमा पूंजी में से 400 कम कर दिए और शेयर होल्डर को दे दिए। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। मतलब आपने रिजर्व की संख्या घटा के उसको कैपिटल में लाया। इसको बोलते हैं, दिस इज हाउ द बोनस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब लायबिलिटी का एक आइटम कम करके एक आइटम को बढ़ा दी। कौन सा आइटम कम कर दिए? रिजर्व। कौन सा आइटम बढ़ा दी? कैपिटल। एकदम लॉजिकल है। अब जब इसी को इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं, shall prohibit the capitalization of profit और रिजर्व। समझा क्या मतलब है इसका? मतलब रिजर्व की संख्या घटा के कैपिटल में ऐड करने को ऊपर वाले पॉइंट प्रोहिबिट नहीं करते। अगर आपको बोनस इश्यू करना है ना, तो अगर बोनस इश्यू करते समय अगर आपने कैपिटल बढ़ाया, रिजर्व कम किया, तो कर सकते हो। कौन प्रोहिबिट नहीं करता? नहीं तो कई लोगों को ए और बी पढ़ के क्या लगेगा, ए में क्या लिखा है, वो कैश में होना चाहिए, एनईएफटी में होना चाहिए, वो वारंट में होना चाहिए। फिर यहां पे क्या लिख रहा है कि वो जो ऊपर वाला लिखा है वो सिर्फ डिविडेंड तक ही सीमित है। अगर किसी को बोनस इश्यू करना है, बोनस, तो बोनस इश्यू करने को ऊपर वाला ए प्रोहिबिट नहीं कर रहा है। वापस बोलता हूं, ए वाला पॉइंट किसके तक क्या सीमित है? तो डिविडेंड तुम किस में देना चाहिए? पर डिविडेंड शेयर में दे सकते क्या? नहीं। पर अगर मान लो डिविडेंड दे के हो गया मेरा, अब मुझे आपको बोनस देना है, तो क्या भाई बोनस शेयर्स में दे सकता हूं क्या? दे सकता हूं। मतलब ए वाला पॉइंट बोनस देने को प्रोहिबिट नहीं करता। ए वाला पॉइंट मतलब डिविडेंड वाला चैप्टर ये नहीं कहता कि तुम शेयर्स को बोनस शेयर्स देना अलाउड नहीं, ऐसा नहीं कहता। डिविडेंड चैप्टर टॉक्स ओनली अबाउट द डिविडेंड। तुमको दूसरे डिविडेंड देने के बाद बोनस देना है तो दे सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक लाइन लिखवाता हूं, वो अच्छी इंग्लिश में। ये कैसा बहुत टेक्निकल इंग्लिश, आप पूरा पढ़ो ना, कितना दर्द है देखो लाइन में। पूरा सेक्शन ही पहले तो पहले वो लाइन की शुरुआत ही नेगेटिविटी से चालू हो रही, वो पूरा देखो ना कितना माया जाल है, पर मीनिंग उसका एक छोटा सा ही है। नथिंग इन सबसेक्शन 5, मतलब सबसेक्शन 5 जो ऊपर वाला ए और बी है, लिखो ब्रैकेट में ए बी। सबसेक्शन 5 में लिखो ब्रैकेट में ए बी, मतलब ऊपर के ए और बी है। और सेक्शन 1 शैल प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व। अब उसको लिख दो बोनस,
कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व मतलब क्या है, दो पे बोनस ऑफ अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग फुली पेड अप, क्या लिखा है, क्या लिखा, मतलब बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, आगे बोलो यार, प्रोहिबिटेड नहीं है क्या नहीं है, मतलब तुम बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, डिविडेंड के बदले में तुम शेयर, पर ऐसा डिविडेंड देने के बाद अगर तुमको उसके व्यतिरिक्त भाई डिविडेंड भी दिया और मुझे बोनस भी देना है, कभी कभी क्या होता है एक्सेस प्रॉफिट हो गया ना, तो डिविडेंड भी देते और बोनस भी देते। अरे जो इन्फोसिस के शेयर जो पहले जिसने लिए थे ना एक, वो अभी कितने पैसे के हो गए, क्योंकि उन्होंने बोनस पे बोनस, इन्फोसिस ने बहुत बोनस दिया है, प्रॉफिट कम है, रिजर्व बहुत हो गए, बोनस, रिजर्व होता है बोनस, रिजर्व होता है बोनस, मतलब इतना रिजर्व कमाया होगा इन्फोसिस ने कि उनको अब लगा कि मैं रिजर्व का भी क्या करूं, तो उन्होंने बोला ले लो बोनस, चलो जान दो। मतलब कभी कभी सुपर प्रॉफिट होता है ना, इन्फोसिस को सुपर प्रॉफिट हुआ है, तो उन्होंने क्या करा, बार बार देखो प्रॉफिट होता क्या करता है, डिविडेंड दिया, अब बचा क्या करता है, रिजर्व 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 रिजर्व। सोचो अब दादाजी का मरने का समय आ गया और दादाजी का उसमें 50 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, दादाजी बोलेंगे जानते अगले साल तो मैं जा रहा हूं ऊपर, ले भाई, ले तू ले, वैसे भी मैं तो ऊपर है, तो इसलिए इन्फोसिस कंपनी क्या करा, रिजर्व कमा के रखा, बोलो यार आगे क्या करते गई, लो भाई लो बोनस लो। आप बोलेंगे इन्फोसिस ने एक्सपेंशन की, अरे एक्सपेंशन करके भी अगर पड़ा हुआ है तो ले भाई यार और बोनस ले चल। तो एक शेयर्स के न जाने कितने हजारों शेयर्स बनाए होंगे लोगों ने, जिसने शुरुआत में आईपीओ में इन्फोसिस का एक शेयर लिया होगा, क्योंकि इन्फोसिस बार बार क्या कर देगी, इन्फोसिस का बोनस पे बोनस। जान दो इतना मुझे बोलना नहीं है, इतना ही बोलना है, डिविडेंड के बदले में क्या अलाउड है, कैश, चेक, वारंट सब अलाउड, क्या नहीं अलाउड, पर बोनस शेयर्स देना ही है, डिविडेंड देने के बाद तो दे सकते ना। आगे बढ़ेंगे, और दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू निधि कंपनी, निधि आपने पढ़ा है क्या, ठीक है, सब्जेक्ट टू द डिविडेंड पेबल इन कैश मे बी पेड बाय क्रेडिटिंग द सेम अकाउंट ऑफ द मेंबर इफ द डिविडेंड इज नॉट क्लेम्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। समझा क्या लिखा है, अंडरलाइन, अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो तो क्या करेंगे, क्लेम नहीं किया तो फिर भी वो मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब कहां नहीं जाएगा, वो अनपेड डिविडेंड में नहीं जाएगा। निधि कंपनी किसको मालूम है, निधि का एग्जांपल दिया होगा मैम ने, क्या है निधि का एग्जांपल, ठीक है, तो निधि कंपनी में क्या था, मेंबर्स के बारे में रहता है, तो बोलते हैं कि निधि एक एक्सेप्शनल केस है, आम कंपनी में अगर डिविडेंड 30 दिन में नहीं लिया तो अपन कहां डालते उसको, अनपेड में, ये बोल रहा अनपेड में मत डालो, वो मेंबर के अकाउंट में जमा करवा दो। फॉर एग्जांपल मेंबर ने मेरे से 10,000 लिए थे, अब उसका डिविडेंड था 400 रुपए, मैं बोलो ना, अब नहीं ले तो क्या करूंगा, 10,000 में से 400 माइनस कर दूंगा। आप मेरे कौन हो, मेंबर, मैं कौन हूं, निधि कंपनी, ये निधि का, सुनो ना इधर सुनो, आप मेरे मेंबर हो, आपको मैंने 10,000 रुपए बैच पे दिया था लोन पे, अब तुम्हारा जो 400 रुपए डिविडेंड आया, अब तुमने क्लेम नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा अब तुम्हारे तरफ मेरी उधारी 9,600 की है, पर 400 रुपए नहीं लिया, इसका मतलब ये मत करो कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया। एग्जामिनेशन में पूछेंगे निधि कंपनी में अगर डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो क्या किया जाए, कहां डालना नहीं चाहिए, कहां पे रखना चाहिए, उस मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट कर दो उसको। आगे, प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 73 74 लिखा हुआ है। अब आपको इस सेक्शन पढ़ा है नहीं, पर मैं बोलूंगा क्या लिखा है। 73 को अंडरलाइन करो, 74 को भी अंडरलाइन करो। इस 73 क्या लिखा रहे, fails to comply with the provision of section 73 prohibition on acceptance of deposit from public, section 70। अब एक बार बताता हूं, देखो पब्लिक से डिपॉजिट लेते हम, 73 सेक्शन क्या कहता है, अगर आपने फलाना फलाना कंडीशन फॉलो नहीं करी, मतलब मैं रिलायंस कंपनी में, मैं इन्फोसिस में, मैं कोई भी हूं, विप्रो हूं, मुझे तुम जैसे लोगों से डिपॉजिट लेना है बिकॉज मुझे पैसे की जरूरत है, तो 73 में क्या लिखा है कि अगर ये फलाना फलाना कंडीशन फुलफिल नहीं की तो आप पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते। पर 73 कंडीशन में क्या लिखा था, ये ABCDEFG ये कंडीशन है, उस कंपनी ने फॉलो भी नहीं करी और फिर भी लोगों से मतलब कंपनी सही काम किया गलत काम किया, तो ऐसी कोई गलत कंपनी होगी, गद्दार कंपनी होगी, वो गद्दार कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती।
नहीं नहीं, हम जो पूछ रहे हो जवाब दो पहले। आपने कंडीशन ए बी सी डी ई एफ, अब वो 73 में जब मैम आपको पढ़ाएगी तो समझाएगी कि कौन से कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। अगर मैं भी वो पढ़ाऊंगा तो वो टाइम जाएगा, अननेसेसरी डुप्लीकेशन होगा। मैम भी पढ़ाएगी और मैं भी पढ़ाऊंगा। तो अभी 73 को मैं सिर्फ याद करवा लो, बता रहा हूं कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये कंडीशन, यह कंडीशन फॉलो करने के बाद ही, बोलो ना, नहीं नहीं नहीं, डिपॉजिट ले सकते हो। अब क्या हुआ, ये कंडीशन ने इसको फॉलो ही नहीं किया, मतलब ये कंपनी ने इसको फॉलो, तो फिर उन्होंने डिपॉजिट लेना चाहिए था क्या? फिर भी उन्होंने लिया, मतलब कंपनी ने गलत काम किया है, तो कंपनी गद्दार हो गई। ऐसी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। 73 खत्म। 74 में अब क्या हो, 74 में जिन लोगों का तुमने डिपॉजिट लिया, साला उनका डिपॉजिट दिया ही नहीं, या उनका इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दिया, मुझे बताओ कितनी गलत बात है। किंगफिशर ने लोगों से डिपॉजिट लिया, लोगों का पैसा लिया, बैच भी लिया, डिपॉजिट लिया, साला डिपॉजिट का ड्यू डेट है वो दिया नहीं, या डिपॉजिट का इंटरेस्ट नहीं दिया, और क्या कर रहा है, लोगों को डिविडेंड, मतलब अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहा। ये सही बात है गलत बात है? मतलब मैंने आपसे पैसे उधारी भी लिया, आप मुझे उधारी भी दिए, तो आपका ड्यू डेट आया, मैं आपके पैसे भी नहीं दे रहा हूं, आपका बैच भी नहीं दे रहा हूं, और मेरे घर में दिवाली मना रहा हूं, मैं बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीद रहा हूं, मर्सिडीज खरीद रहा हूं, और किसके दम पे? आप समझेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, साला ये छोटा आदमी है, सर हमारे पैसे नहीं दे रहा है। और साला घर में देखो ना, फोन देखो, गाड़ियां देखो, आपका दिमाग खराब नहीं होगा क्या? अब साला ये आदमी कितना भिखारी आदमी है, साला पैसे हमारे लेके घर में मौज कर रहा है। अब बताओ ये बात कंपनी के लिए वैसी हुई कि नहीं? मतलब कंपनी ने लोगों का डिपॉजिट लिया, वो देने का नाम नहीं, और अपने घर में लो डिविडेंड लो। अरे डिविडेंड किसके नाम पे? साला लोगों का डिपॉजिट लेके डिविडेंड दोगे क्या? जो बाहर वालों का पैसा चुकाओ पहले, और फिर कुछ बचेगा तो डिविडेंड दो। मतलब लोगों के पैसे पे तुम दिवाली कर रहे हो। बाहर वालों का जो बैच पे पैसा लिया हुआ है वो लौटा दो। आगे बोलो, कुछ बचेगा तो डिविडेंड दो। साला लोगों का पैसा देने का नाम नहीं, और तुम अपने शेयर होल्डर को ले डिविडेंड, ले क्यों ले डिविडेंड? डिविडेंड तो तब देना चाहिए ना, कब देना चाहिए? कमाल करते हो, समझ में आएगा? 73 74 समझा क्या? 73 में क्या लिखा था? कुछ कंडीशंस फॉलो नहीं करा तो तुमने डिपॉजिट नहीं लेना चाहिए, फिर भी तुमने लिया तो उस केस में डिविडेंड नहीं दे सकते। नंबर 74 क्या लिखा है? बोलो ना कुछ। लोगों का रीपेमेंट नहीं कर रहे हो आप, लिखा नहीं, देखो रीपेमेंट, कोई तो लिखा होगा, देखो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, उसका इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, उनका डिपॉजिट का पैसा नहीं दे रहे हो, और फिर भी क्या कर रहे हो? तो डिविडेंड करना अलाउड नहीं है। अब जो उसके नीचे इंटरम डिविडेंड है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और उसके नीचे भी देखो अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? उसके नीचे देखो डिफॉल्ट एंड ट्रांसफरिंग, वो सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये मतलब मुझे तो क्या करना है, कल आके सिर्फ 5-10 मिनट में ही 166 को सिर्फ रीड आउट करना है, वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। आप ये मत समझना सर हमारा चैप्टर तो बहुत बाकी नहीं है। अब अभी एक लेक्चर है, बहुत से 2 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज जो किया बस 2 मिनट में रिवाइज करते फिर आप चले जाना। 1 मिनट सिर्फ बताओ बच्चों, आज हमने क्या किया? एक पहले बताओ, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड बताओ, दोनों एजीएम के बीच में क्या होगा? और एजीएम में जो होता है वो कहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करेगा, और फाइनलाइज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा इंटरिम। और कहां पे बोर्ड प्रपोज करेगा और एजीएम में फाइनलाइज होगा फाइनल। बताओ कहां पे ऐसा होगा? बोलो ना कहां पे? अक्सर ये प्रॉफिट हुआ तो ही देते हैं इंटरिम। और फाइनल डिविडेंड कहां से दे सकते हैं? इस साल के प्रॉफिट से, रिजर्व से। ठीक है, आज हमने रिजर्व के रूल 3 के ऊपर बहुत ज्ञान दिया। बताओ रूल 3 के 5 स्टेप्स कौन से? नंबर 1 बोलो यार, एवरेज ऑफ लास्ट 3। नंबर 2 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, या फिर 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इतना पैसा आपकी फ्री रिजर्व में जमा रहना चाहिए। दोनों का लॉस। तीसरी बात, इस साल का लॉस दोनों का लॉस। चौथे में वो जो 2 का लोअर है ना, उसमें से 4 माइनस करने के जो अमाउंट आएगी, दैट अमाउंट, या फिर स्टेप 1 की अमाउंट, दोनों का लोअर, उससे ज्यादा नहीं देना। मतलब जो दोनों का लेवल है वो आना चाहिए। बताओ बच्चे, रूल में से एक चीज कम हुई, कौन सी? प्रीवियस ईयर की लॉसेस। वो कहां पे ऐड हुई है? वो याद है आपको? बताओ डिपॉजिट के लिए 73 74 हमने देखा, क्या मतलब हो? 73 के हिसाब से जो कंडीशन फॉलो करना चाहिए नहीं की, और 74 में जो डिपॉजिट का पेमेंट करना चाहिए था वो भी, उस केस में आप डिविडेंड
दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? अगला एक सवाल जवाब देंगे बच्चों, जवाब दो। ये हमने क्या था आज, डिपॉजिट करना चाहिए। बताओ ये डिपॉजिट करने वाला जो अमाउंट है 5 दिनों के अंदर शेड्यूल बैंक में, वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? एप्लीकेबल है कि नहीं? निधि कंपनी के बारे में कुछ बताओ। निधि कंपनी में क्या लिखा है? अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया 30 दिनों के अंदर, बोलो यार, तो वो अनपेड डिविडेंड में उस मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट होगा या नहीं होगा? बताओ डिविडेंड कौन से फॉर्म में दिया जाएगा? कैश वारंट, डिविडेंड वारंट, एनईएफटी चलेगा, पोस्ट डेटेड चेक चलेगा? क्या मैं डिविडेंड देने के बाद बोनस इश्यू दे सकता हूं? क्या डिविडेंड चैप्टर बोनस देने से रोक सकता है क्या? नहीं दे सकता है। इतना ही हमने पढ़ा होगा आज। बेटा 1 मिनट आप आ जाएंगे चिंटू, आपको मुझे प्राइज देना, बस आप आ जाओ। और मैंने किसी कल किसी को बोला था क्या? अभी तक किसको प्राइज दिया है मैंने? किसको अनाउंस किया था? अरे कोई तो चिंटी आई थी ना यहाँ पे, किसी कहाँ है? आइए जल्दी से, इस शो पे आपका बहुत, एक बार इनको ले लीजिए जरा कैमरा में। कांग्रेचुलेशंस। आपका नाम वापस एक बार? शरद। शरद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस यार, जीते रहो। बहुत रोज प्राइज लेके जाना मुझसे, मैं तो देने के लिए बैठा। आओ बेटा इधर जल्दी से, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, इस चेहरे को आप जानते होंगे राइट? हाँ इधर आइए। कांग्रेचुलेशंस आपको, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन। ओके गाइस, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।